ये हैं हमारे आज के मेहमान, 90s के सुनहरे दौर के सुनहरे गायक कुमार सानू जी। बहुत सी बातें करनी है उनसे। उनका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, हमारी इस गुफ्तगू में। आइए मिलकर बैठते हैं उनके साथ और बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे अच्छा लगा आपने हाथ नहीं बढ़ाया, तो मुझे बोलना पड़ता नो 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 नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हुई कुमार जी, शानू जी, मैं आप ही के दौर का हूँ, मैं कह सकता हूँ। आप भी मेरे दौर के हैं और हमारी जो यादें हैं 90s की, आपके तो गोल्डन एरा में आपने जो कुछ किया है, हम और ऑडियंस जानना चाहेंगे कि आप कैसे बने कुमार सानू जी। अब लोग कैसे बन सकते हैं कुमार सानू जी? बहुत सी बातें मुझे भी पूछनी है। आइए बैठ के बातें। चलिए बैठ के बात। आइए बैठिए। हाँ, आई थिंक युग बीत चुका होगा जब मैं आपसे पिछली बार मिला था। बहुत टाइम हो गया है ना और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा और आपका टाइम एक ही है। मतलब ये नहीं कि आप इस जनरेशन के उस जनरेशन के। मैं आपको तब से जानता हूं कि जब मेरा भी करियर चलता था और कभी कभी हम हैरान होते थे कि ये कुमार सानू जी कौन है, एक दिन में 7 गाने रिकॉर्ड करते हैं। नहीं आता है। मुझे मालूम पड़ा अभी तो मैंने कहा कैसे गाता है एक दिन में 7 आदमी। मैंने कहा झूठ बोलते नहीं गाते हैं। सो देन वी मेट समवेयर, यू हैव योर ओन। सो आज कुमार जी मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूंगा। आपके पर्सनल भी हो सकते हैं, इम्पर्सनल भी हो सकते हैं, आपकी जिंदगी के भी हो सकते हैं, आपके करियर के भी हो सकते हैं। जिस सवाल का आपको जवाब नहीं देना है आप नो बॉल कर दीजिएगा। सो कैन आई स्टार्ट? मैं आपके लिए, क्योंकि एक सालों की बात की जर्नी है, तो मैंने भी सीबीआई की तरह आपके भी कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। इसके पहले कि मैं ये फॉर्मल क्वेश्चंस पूछूं आपको, मैं अपनी पर्सनल तरफ से प्रश्न पूछूंगा आपको। कहाँ से आए हैं आप? बॉम्बे से हैं, बाहर से हैं, बंगाल से हैं, कहाँ से हैं? बंगाल से हूँ और मेरा परिवार जो था एक क्लासिकल परिवार था। रियली? अच्छा। प्योर क्लासिकल एंड बड़े गुलाम अली खान साहब के घराना। अरे मेरे पिताजी एंड घर में वही माहौल। बंगाल से, म्यूजिकल फैमिली से। तो आप बचपन से ही देखते हैं इन लोगों को गाते गाते? तो उसने आपको प्रेरणा दी कि आप जो है, और फिर कैसे लोगों को नहीं पहचाना, हम आगे बात करेंगे उसकी। बट आप मुंबई में कब आए? ये करीब हाँ जस्ट करीब 86 के आसपास। 86, यस। मेरी पहली फिल्म भी ऑलमोस्ट 85 में, मेरी 5 फिल्में मैंने साइन की थी, तो हम लोगों का दौर एक ही टाइप का दौर है। बट मैं एक सवाल पूछूंगा कि मैंने सुना है कि एक्टिंग वर्ल्ड और म्यूजिक वर्ल्ड में थोड़ा फर्क है, बहुत कुछ ज्यादा भी है, थोड़ा भी। स्ट्रगल यहाँ भी है, स्ट्रगल वहां भी है, बट म्यूजिक वर्ल्ड की स्ट्रगल मैंने सुना है ज्यादा है। आपको स्ट्रगल करना पड़ा अपनी जगह बनाने के लिए, या शुरुआत से? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हम दर्शक को बताना चाहेंगे। ये सब लोग सोचते हैं कि भाई कुमार सानू आए और आके फटक से आशिकी में गाना गाया, फेमस हो गया, देखो कितना जल्दी हो गया। नो, एक्चुअली ये स्ट्रगलिंग जो है, मेरे को ऐसा लगता है कि बिना स्ट्रगल का कोई आर्टिस्ट स्टे नहीं कर सकता। स्टे भी नहीं करेगा, अच्छा भी नहीं होगा। अच्छा भी नहीं होगा। स्ट्रगल का मतलब है आपका अनुभव जो है ना, जनरल लाइफ के साथ, एक साधारण लाइफ के साथ आपका जो संघर्ष होता है, संघर्ष लाइफ को किस तरह से जिया जाता है, जिया फेस कैसे किया जाता है, उसको हम अच्छी तरह से जिए, उस लाइफ को, बहुत जरूरी है। वो अगर होता है ना, दैट्स कॉल्ड द बिगेस्ट स्ट्रगल इन योर लाइफ। एंड बिकॉज़ अनुभव आल्सो इट गिव्स वो अनुभव भी आगे चल के काम आता है। कोई काम आता है। आप तो हमने वो स्ट्रगल किया। जो लोग बोलते हैं ऐसा कि हम बॉम्बे में आए, बॉम्बे में आके हम बियर बार में गाना गाए, एक नहीं 8-10 बियर बार में गाना गाए। अच्छा। घूम घूम के पैसा कमाया, लेकिन जीने के लिए पैसा चाहिए था। लेकिन गोल एक होना चाहिए हर एक इंसान का, मेरे को ऐसा लगता है। गोल अगर आपका रहे कि भाई हमको ये करना है, तो ही आप आगे बढ़े, तो ये हम, अदरवाइज बीच में रुक जाएंगे कहीं ना कहीं। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि आप बचपन से बड़े बड़े लोगों को देखते आए, घराने वाले को देखते आए, आपके फादर और आपके फैमिली में ही संगीत था, वो बंगाल में था।
उसका प्रभाव आपको हेल्प किया मुंबई में स्ट्रगल करने में, किसी का हाथ? डेफिनेटली ये हेल्प तो जरूर, क्योंकि गरीबी को हमने देखा, गरीबी में हमने जिया। तो बॉम्बे में आके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मेरे को गरीबी लेके नहीं हो रहा था कि हमको पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे को मिलता कहीं से कैसे मिल जाता, थोड़ा बहुत पैसे में हम आराम से गुजारा कर सकते थे। घर में लिया? यहाँ पर आपने कोई पेइंग गेस्ट बने या आपने रेंट पे लिया या क्या किया? नहीं, रेंट पे लिया। घर कहाँ से खरीदेंगे? नहीं, पेइंग गेस्ट भी बनते हैं आजकल लोग। तो हम, याद है हमको, हम बड़ा भाई से, हमारे बड़े भाई से 1100 रुपया उधार लिया था वो बॉम्बे में टिकट विकेट खरीदने के लिए। एंड वो पैसा लेके फिर मैं बॉम्बे आया। लेकिन बॉम्बे आने के बाद पहला मेरा काम मेरे को मिल गया विद इन 6 डेज। 6 डेज? हाँ, विद इन 6 डेज हमको बॉम्बे में काम मिला। हम चेंबूर पार करके, आप वाशी पार करके नेरुल है ना? हाँ, नेरुल है। तो पहले वाशी में रहा करते थे, सेक्टर 15 में। अच्छा, वाशी में रहे? सेक्टर 17। वहाँ पे एक मेस था यंग लड़के लोगों का, जो लोग रिलायंस में काम करते थे। उनका है वहाँ पे एक मेस था। तो उसमें मेरा एक जान पहचान निकल गया था। तो वो बोला था कि तू मेस में आके रहे, किसी को बोलने का नहीं। मेस मतलब जो सब लोग साथ में रहते थे, हॉस्टल टाइप? वर्कर लोग। अच्छा, वर्कर लोग 3, 4, 6, 7, 8 लड़का एक साथ वर्कर सब साथ में रहते थे। एंड उसके अंदर मेरे को बोला कि तू चुपके से आके रहना, कुछ नहीं होगा, हम लोग सब संभाल लेंगे। तो इधर रह के कोशिश कर। तो हम मेस में रहते थे, हम खाना बहुत अच्छा बनाते थे, क्योंकि माँ को देख के सीखा। गरीब में माँ मेरे को गोद में लेके मिट्टी के चूल्हा होता था उसमें, तो वो तो जो बैठ के वो जो बचपन से दिखता था ना, माँ कढ़ाई में कैसे क्या बनाना शुरू किया? बहुत। आई एम ए गुड कुक, डेफिनेटली। क्या बात। मेरा कुक, मेरा खाना ये शानवान सब खाए, सब लोग कभी भी। तो आपकी बीवी, बीवी बच्चे घर में खुश होते होंगे कि ये बना के देते हैं हमको? या हम बना के देते हैं, मतलब कि हमको टाइम मिलता है, टाइम कहाँ मिलेगा? हम कुक करते हैं उन लोगों को रोक के, बोलता मैं करूंगा आज। तो इस तरह से जब मैं बॉम्बे आया एंड उस तरह से, तो मेस में रहे, मेस में आपका रहने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? मेस में से मैं पहला ही वहां से चेंबूर में प्रीति करके एक रेस्टोरेंट है, आराधना गेस्ट हाउस, सबने सुना होगा। आराधना गेस्ट हाउस चेंबूर स्टेशन के सामने, चेंबूर स्टेशन के सामने प्रीति रेस्टोरेंट एक नाम है था, आराधना गेस्ट हाउस उसका नाम था। गेस्ट हाउस बीच में प्रीति रेस्टोरेंट। प्रीति रेस्टोरेंट में उनका गाना बजाना एंड उनका ट्रुप, उनका एक म्यूजिकल बात। तो वहां पे मैं चला गया एक दिन और जाके वहां पे अशोक सेठ करके वो उनका सेठ था। तो हमेशा मैं उनका नाम लेता हूँ आके, क्योंकि जहाँ कहीं भी आए, बिगिनिंग तो किया है उन्होंने, स्टार्ट किया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अच्छा तुम गाना गाते हो? हम हाँ सर गाना गाता हूँ। तो आपका तो जैम सेशन चल रहा था उस दिन, दोपहर का, संडे का दिन था, दोपहर का जैम सेशन चल रहा था। तो जैम सेशन में मेरे को बोला कि ठीक है, एक लड़के को 1-2 गाना गवा के देखो, हाँ कैसे गाते हैं। फिल्मी गाने गाते थे? हाँ, नहीं मतलब उस समय क्लासिकल, गजल एंड ज्यादा करके जगजीत सिंह, गुलाम अली। अच्छा, वो सब थे। एंड तो मैंने किशोर दा का गाना गाते थे, मैं तो किशोर दा का बहुत गाया। हाँ, तो मैं माइक लेके गया, बीच में गोल राउंड, क्राउड सब बैठी हुई, क्राउड बैठे हुए थे, सब दारू शारू पी रहे थे। तो मैंने गाना गाया और पहला गाने में मेरे को 1400 रुपीज टिप्स मिला। क्या टिप्स? नॉट फ्रॉम द एम्प्लॉय? नो। अच्छा, फ्रॉम द टिप्स फ्रॉम द पीपल। क्या बात है, मतलब तालियां तो छोड़िए, तो मतलब आपने नोट की बरसात हो गई। 100 रुपये टिप्स आया मेरे ऊपर, घुमा के सब फेंक के गया। सेकंड गाना गाया तो और आया, ऐसा करके 4-4.5 हजार रुपया टिप्स आया उसी दिन कमाए 2-3-4 गाने में। तो जैसे टिप्स आया तो जो मालिक है वो देखा कि इम्प्रेस हो गया, हाँ दूध देने वाला गाय दूध देने वाली, तो इसको रखा जाए। तो उसी दिन से मेरे को उन्होंने काम पे रख लिया था। मेरा क्या तनख्वाह दिया? पगार था 4,500 रुपया की महीने का। 4,500 उस जमाने में बहुत वैल्यू थी। मेरे लिए तो बहुत है। लेकिन मैंने साहब एक चीज किया, मैंने मेरा गोल से मैं भटका नहीं। आपके दिमाग में गोल क्या था? गोल था कि मेरे को फिल्मों में गाना है, दिमाग से करके आए थे। और व्हेन यू लेफ्ट कैलकाटा योर हाउस, यू हैड कॉन्फिडेंस एज अ सिंगर? हाँ, बिकॉज यू हैड कॉन्फिडेंस, सीख चुके थे। कारण क्या है, क्योंकि मैं कैलकाटा में एज ए किशोर कुमार सिंगर, किशोर कुमार होता है ना, किशोर कुमार क्लोन सिंगर। अच्छा, आप उसके गाने गाते थे? तो मैं उनके गाने स्टेज पे गाए। एंड एक समय ऐसा हुआ था जो मैं हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट था
वो तो स्टेज हाई स्पीड फंक्शंस। माने उस समय हाई स्पीड बोलते हो तो 1-1,500 मैक्स, 1,000 1,500 1,000 रुपया हाई स्पीड, मतलब वहां पे टोटल ग्रुप के लिए। ग्रुप तो हम सब डिवाइड करते थे, तो उसमें 200-300 उसमें रुपया डिवाइड ऐसा करना। कुछ। तो वो जो मेरे मन में एक था कि मैं भी सकता हूँ, किशोदा की तरह हाँ, बनूं मैं या उस तरह के गा रहा हूँ, तो मैं आई शुड ट्राई इन बॉम्बे। बॉम्बे। एंड यू डिडंट हैव एनी सोर्स इन बॉम्बे कि आप मैं आ रहा हूँ, आप मुझे समझिए, कोई नहीं। नथिंग। यही तो यही struggle तो, जो हाँ। बोलते हैं ना लोग, स्ट्रगल नहीं किया, यही बता रहा हूँ। बता स्ट्रगल किया है भैया। कि आके होटलों में गाना गाना, फिर एक होटल से निकल दिया, दूसरे होटल में चला गया, अच्छा। दूसरे होटल में कुछ पॉलिटिक्स। तो ये पहले वाले में कब कितना टाइम रहे आप? हाँ, पहले वाले में जो आपने पहले जिसको वाले में मैं करीब 6 महीना ना ज्यादा 1.5 साल के, 1.5 साल रहे आप। 1.5 साल वेरी का गुड। था। एंड बाय द टाइम क्या हुआ, मेरे को वो जो गोल था ना, वो गोल के लिए मैं क्या करता था, जो पैसा हम कमाते थे, एक तो हम दारू के बीच में रहते थे। हाँ, वो जगह तो पूरी दारू वाली है। हाँ, बाहर है। और सब कोशिश करते कि कुमार थोड़ा सा एक सिप मार, फिर उसके बाद मैं पीऊंगा, Cheers करने के लिए। चीयर्स करने के लिए। तो आप जानते हो कि आप भी देखे होंगे ऐसा सिचुएशन कि एक सिप तो ले ले, एक तो ले ले। कई लोग बोलते हैं सर दोस्ती के लिए एक पैग लीजिए। एक पेग लीजिए। मैं बोलता है इसके ऊपर दोस्ती डिपेंड करती है ना, तू अपने पास रख पैग को, दोस्ती अपने पास रख। दोस्ती भी ले ले, आप पियो, हम कोक पिएंगे, हम दारू। कोक पिएंगे। तो इसी तरह से आपने भी ऐसे किया, पूरा रेजिस्ट किया। टालते हाँ सर करके, बहाना कर करके, लेकिन दारू कभी पिया नहीं। वेरी गुड। दारू मेरे को छू नहीं पाया। वेरी गुड। इसका भी एक रीजन था कि मेरा पिताजी का जो फैमिली था, मतलब हमारे जो ठाकुमा बोलता है ना हम लोग, बड़े भाई उनके जो Grandmother। चाचा, ग्रैंड मदर, Grandmother का जो दादी family था, दादी का उसमें फैमिली। 2-3 ब्रदर थे। हम लोगों के पास लॉरीज वगैरह था, ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट का। तो सारा खाली मेरा बाबा का जो मजला भाई है, उसके वजह से सारा परिवार रोड पे आ गया था, बिकॉज ऑफ दारू। ओह माय गॉड। अच्छा, ये देखा था। इसीलिए डैडी ने बचपन से वही चीज जो हम लोगों को सिखाया, इसमें नहीं जाना इस चीज में कभी। नहीं जाना। जो क्या भी करना है कि देखो हमारा आप देख चुके हो, हाल देख चुके हो। गरीबी में हूँ बिकॉज ऑफ दैट। तो ये चीज हम देख के आया, तो मन में वो एक स्ट्राइक कर गया था बचपन में से। वेरी गुड। तो वो स्ट्राइक जो कर गया था, वो आगे चल के काम आया। हाँ, आपके लिए फायदे के तो लिए। यहाँ पे हमने क्या किया, होटल में गाना गाते थे, एंड साथ में जो पैसा आता था, वो पैसा लेके हम स्टूडियो में जाके स्टूडियो बुक करके किशोरदा का गाना कैसेट में रिकॉर्ड करते थे खुद खुद। एल्बम बनाने, मतलब एक तरह से। नहीं, एल्बम नहीं, मतलब उस जमाने में एल्बम नाम नहीं था, बट दो गाना गाना करके एल्बम निकलने का। हाँ, वो जमाना था, एल्बम बाद में आया, एल्बम बट बाद आपने में। खुद अपने लिए वो रिकॉर्ड किए, मतलब वो क्या सुनाने के लिए। किस कैसेट के लोगों को दे, आप मेरा गाना बजा। गाना। अच्छा अच्छा। तो आपका जैसे हम लोग अपना एक वो बना देते हैं, हाँ, अपना portfolio प्रोफाइल सा- पोर्टफोलियो, portfolio फोटो तो नहीं खिंचाते, ये मेरा गाना है सुनिए, तो वो आपने किया। तो ओके। हमने वो कैसेट बना के, तो म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाया करते थे। तो जाके कोई ले लेता था कैसेट, वो हाँ सुन लेंगे चलो। हाँ, कोई था नहीं। कोई बोलता कि ठीक है। और मैं जो 4-4, 6-6 कॉपी एक साथ बना लेते थे। तो एक कॉपी दे के आते थे। कोई डाक आए बुलाया है, कोई बुलाया आए आए नहीं, ऑफर आया। अभी तो वो सब कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ उसमें कि वेस्टर्न आउटडोर में मैंने गाना गा रहा था किशोरदा का, एंड दैट टाइम जगजीत सिंह, मिस्टर जगजीत सिंह, yes। लेट जगजीत सिंह जी, वो वहां पे आ गए, क्योंकि वो हमेशा वहां पे रिकॉर्ड करते थे। उनका हाँ, वेस्टर्न साइड मैं भी उनके साथ काम कर चुका हूँ। यस यस। उनका फेवरेट था, सूद साहब था, सूद रिकॉर्ड। अच्छा, स्टाइल। तो उन्होंने वहां पे आ गए, आके गाना मेरा आवाज सुन रहे थे। इम्प्रेस हो गए वो। तो बोले कौन गा रही है? बोले वो कलकत्ता से एक लड़का आया, कलकत्ता से, साउंड करके नाम है। अच्छा, उसको बुलाओ जरा अंदर, बुलाओ उसको। अरे गाएंगे बाद में, तुम उसको बुलाओ। तो मेरे को बुलाया, मैं तो अंदर गया, देखा जगजीत सिंह खड़े हैं। तो मेरे को सूचा बोल रहा है, जगजीत सिंह पहली बार मिले। मिलना चाहते हैं। मैं बोला इनका ही गाना गा के मैं पैसा होटो से छूलो तुम, होठों से छू लो। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, सब कैसे क्या क्या गाना जगजीत सिंह जी का, अर्थ का गाना, ये सब गाना। हम तो क्या होता था कि उनको देखा तो सामने एकदम मैं एकदम पाजल हो गया। जैसे मेरा आदत है, आपको भी मैं पैर छूता हूँ सिंगर का। तो पैर छुआ उनका, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम आ जाओ कल आ जाओ। अच्छा, कल आ जाओ मोती महल में, मतलब उनका जो खुद का है मोती महल जो में। घर था। बस ये बहुत जल्दी हुआ। नहीं, ये डेस्टिनी होती है। हाँ, तो क्या है कि उन्होंने लेके गया, फिर मेरे को उन्होंने उनके एक फीएट गाड़ी था पुराना,
पीछे ऐसा गोल डुक्कर फीट बोलते हैं उसको, डुक्कर फीट। हाँ, जो दरवाजा सामने खुलता है ऐसा। अच्छा, तो वो गाड़ी में मेरे को बिठा के खुद ही ड्राइव करके फेमस में लेके गया। फेमस में लेके जाके पहला गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया। फेमस तारदेव। हाँ, वो तारदेव फेमस। तारदेव फेमस में मेरे को लेके जाके पहला गाना रिकॉर्ड किया। मेरे को अंदर लेके जब जा रहा है तब मुझे मालूम नहीं कि मैं ये कहाँ जा रहा हूँ, पता कर रहा हूँ क्या हुआ। यार इतनी जल्दी हो गया वो। मैं सोच भी नहीं पा रहा था। तो अंदर गया तो देखा लता जी का बड़ा बड़ा पोर्ट्रेट है, मोहम्मद रफी साहब का, मुकेश जी का बड़ा बड़ा था फोटोज। तो बोला देखो ये लोग सब यहाँ पे रेगुलर। लंबा सा कॉरिडोर है पूरा। हमने तो हाँ हमने सोच रहा था कि भाई ये कहाँ आ गया। किस्मत कहाँ देकर आई मेरे को। तो फिर अंदर गया तो बड़ा देखा बड़ा माइक लगा हुआ है, लंबा माइक है, सब बड़ा। उनका उस जमाने में मोटे मोटे होते थे। बाल्ब अंदर बाल्ब जलता है। बाल्ब जलता है। जब तक वो बाल्ब गर्म ना हो तब तक तुम्हारा वॉइस ठीक नहीं आएगा। अच्छा। तो उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ता है। वो ऑन करते हैं, उसके वो हम गर्म करते हैं। गर्म होता है वाल्व। वो वाल्व सिस्टम वाला माइक में मैं पहला गाना स्टार्ट की गाना रिकॉर्ड किया। कौन सा गाना था पहला किया? और शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल हीरो हीरोइन थे। एंड लाखन सिन्हा का मूवी था, डॉक्टर लाखन सिन्हा उनका मूवी था। जगजीत सिंह वॉज द म्यूजिक डायरेक्टर, नीला फाजली वॉज द लिरिक्स राइटर। एंड ये सब तो पता चला कि बाद में ये लोग क्या है फिर आपको करीब बड़े लोग करीब हैं। तो फिर बाद में वो गाना रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करके बड़ा खुश थे। वो अंदर आए, अंदर आके मेरे को 1,500 मतलब 1,500 1,500 हाँ 1,500 रुपया मेरे हाथ में दिया। दिस इज योर फर्स्ट कमाई इन बॉम्बे। आपको तो मैं तो लेना ही नहीं चाह रहा था, मतलब उन्होंने रखना ही पड़ेगा, ये तुमको रखो। तो वो 1,500 रुपया मैंने लिया, लेके जेब में रखा। कमन सूद को बोला, वहां पे भी एक सूद था जिसका बड़ा बड़ा पावर वाला चश्मा था, बूढ़ा आदमी एकदम एकदम पूरा ब्लॉन्ड था। एंड वो रिकॉर्डिस्ट था, 2 ट्रैक में। तो 2 ट्रैक होते सॉन्डर मशीन है, पता नहीं क्या क्या मशीन था, बड़ा बड़ा मशीन। उसमें सब टेप हाथ से लगा के वो जमाना अलग था पूरा। और रस्सी बांध के मैं रूम में देखा ना, धागा बांधते हुए कर रहे हैं। तो ये सब जो सिस्टम हम लोगों ने देखा ना, इसमें एक चीज तो है, जिंदगी में हमारा कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाया। कॉन्फिडेंस बढ़ा इसलिए कि जब हम लाइव रिकॉर्डिंग करते थे, खैर उसमें बाद में आऊंगा, पहले ये बता दूं कि जगजीत सिंह जी ने क्या किया। आगे क्या हुआ उसका फिर? जगजीत सिंह जी ने मेरे को फिर गाड़ी में बिठाया और वहां से सीधा लेके बिमला महल, कल्याण भाई आनंद जी भाई के। अच्छा, आनंद भाई सिटिंग रूम है उनका, है ये पेडर रोड पे उनका घर है, 3rd फ्लोर। बिमला महल में उन्होंने लेके गया, मुझे तो मालूम नहीं है, चल तुमको एक जगह लेके जाता हूँ। कभी कभी बंगाली में बात कर रहे हैं, कभी हिंदी में बात कर रहे हो। बंगाली भी जानते थे ना, उनकी बीवी बंगाली है। तो बड़ा मजा आया, मैं तो डरा हुआ था पूरा। तो मैं जाके देखा गेट के बाहर लिखा हुआ है कल्याण जी, आनंद जी, बिरजी साहब, इनके भाई। हाँ, तो नीचे म्यूजिक डायरेक्टर बोल के लिखा हुआ है, बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। तो हम बोले ये कल्याण जी, आनंद जी जो मुकद्दर का सिकंदर वगैरह वही। हाँ वही लावारिस वगैरह जो तुमने सुना सब। फिर अंदर लेके दरवाजा खुला, अंदर लेके जाया, मेरे को बिठाया, मैं चुपचाप ऐसे बैठा रहा। तो वो सिटिंग रूम में चला गया अंदर, जहाँ पे सब बीजू शाह से लेके सब म्यूजिशियन के साथ सीटिंग चल रहा था। तो उन्होंने मेरे को थोड़ी देर बाद बुलाया, बुला कल्याण जी भाई यही है। कल्याण जी सामने थे, दोनों भाई आनंद जी भी, अनजान जी, प्रकाश मेहरा की रिकॉर्डिंग आनंद जी सिटिंग हो रही है। उधर म्यूजिशियन में पूरा बीजू शाह से लेके सब मारुति सब। उनका है, देखा उनका पूरा म्यूजिक रूम है, पूरा 1 फ्लोर में उनका म्यूजिक रूम है। यही था पहला मेरा इंट्रोडक्शन, मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद तो बहुत एनकाउंटर ही समझो, सिर्फ इंट्रोडक्शन सुन के बोला तुम एक काम करो, मेरा नेक्स्ट शो सन्मुखानंद हॉल में उनकी तो बहुत। हाँ, तो तुमसे हम ओपनिंग करते हैं, देखते हैं तुम कैसे काम करते हो। आपने गाया उनके सामने बैठकर, कल्याण जी भाई, आनंद जी गाना गाया, गाना दिखाया, कागज पढ़ाया, दिखाया, बहुत कुछ हुआ। जगजीत सिंह लेके गया तो ऑथेंटिक ही है, अगर लेकर आए तो वो। तो बोला फिर आपको सन्मुखानंद में गाना गाया? सन्मुखानंद में गाना गाया? नहीं, सन्मुखानंद में वो और एक बहुत बड़ा, वो भी अलग कहानी है पूरी, स्टोरी है बहुत। मैं वहां नहीं जाऊंगा इतना दूर तक। आप मतलब मुझे जानना है कि आपकी जर्नी टेक ऑफ कैसे हुई, आपने अच्छा बताया बार बार करके। जो कुमार सानू आया और फटक से आया और लोगों ने कहा आओ जी और फट से हो गया, हिट हो गया। ऐसा थोड़ी नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि हमने बहुत पापड़ मिले। इसके बीच में क्या है, गुलशन कुमार जी मेरे को मिले। अच्छा, गुलशन जी मिले। गुलशन जी मिलके गुलशन जी बोला कि
तुम आ जाओ दिल्ली, तुमको हम टिकट विकेट करके देते हैं, दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आके किशोर कुमार के जो गाने हैं रिमिक्स करने, रिमिक्स बोलो, कवर वर्सन जो है, मैं 45 वॉल्यूम गाया। मेरा पैसा वैसा जो कोई प्रॉब्लम नहीं था बॉम्बे में। ऊपर वाले ने कभी मेरे को ये दिन नहीं दिखाया कि बॉम्बे में मैं भीख मांग के खाऊं या स्टेशन में सो जाऊं या बारिश में। लोग बोलते रहते हैं ना, हाँ बोलते हैं लोग, क्या है, मैंने बहुत से मिला हूँ, तो खार के स्टेशन पे सोया है, हाँ स्टेशन पे सोया। अच्छा, किसी का सामान उठा के बाहर फेंक दिया, ईएमआई नहीं दिया। नहीं, पर इधर कुमार जी, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग, यू हैव गिवन द पिक्चर ऑफ द इंडस्ट्री, जिसमें मोस्टली हर आदमी की अपनी अपनी कहानी है, हर स्ट्रगलर की अपनी अपनी स्ट्रगल है। मेरी भी स्ट्रगल है, पर मैंने कभी जिंदगी में स्ट्रगल वो नहीं किया जो आम आदमी करते हैं। मेरे सर पे छत थी, मैं मरीन ड्राइव में रहने वाला आदमी, लेकिन स्ट्रगल होती है, या तो वेट करते हो। तो आपने जो बात कही है ना, कि उससे एक बात मालूम पड़ता है कि भाई अगर आपके इरादे, इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड करूंगा, आपने भी सुनी है कि लोग कहते हैं कि जहां सरस्वती रहती है वहां लक्ष्मी जी नहीं आती, और जहां लक्ष्मी जी होती है वहां सरस्वती को आने नहीं मिलता है। तो आपके मौके में सरस्वती आपके साथ में थी और बंबई आए और आपके लक्ष्मी जी ने भी आपके ऊपर दैट इज ग्रेट, दैट इज समथिंग, दैट इज डेफिनेटली गॉड्स। नहीं तो आपको लगे साल लग जाते, 2 साल लग जाते। बंबई में कोई किसी का माई बाप नहीं है सर, मुश्किल होता है, कोई माई बाप नहीं किसी का। यस यस, पर इसका मतलब ये आप झुठला रहे हो कि जिनके पास सरस्वती होती है लक्ष्मी जी नहीं होती। देखो सर, यहाँ लक्ष्मी जी भी है और सरस्वती जी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि सरस्वती अगर आपके साथ है तो लक्ष्मी जी बाउंड टू कम होते हैं, हैज टू कम, मेहनत करनी पड़ेगी और कला दिखानी पड़ेगी, वीणा बराबर बजानी पड़ेगी। तो यही बात है कि उसके बाद मैंने कल्याण भाई का साथ, उनका तो पूरा कल्याण जी शो होते थे, काफी सारे शोज किए। अच्छा, वो आपका बिगिनिंग शो कल्याण जी से ओपनिंग बैट्समैन मैं था क्या शोज में। तो ये भी मेरी लाइफ में ऐसा है कि मैं समझ लीजिए स्टेज में खड़े होके गाना गा रहा हूँ, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, वो गाना गा रहा हूँ और सामने दादा मुनि बैठे हुए हैं। अच्छा, दादा मुनि को देख रहा हूँ, लिटरली ही इज क्राइंग, ही वाज क्राइंग। सफर का गाना, हाँ सफर का गाना, जिंदगी का सफर, और वो रो रहे हैं दादा मुनि, और खड़े होके ताली बजाया, फिर आके स्टेज पे बोला बेटा तूने दिल को छू गया, दिल को छू गया। तो ये सब चीजें ना एक एक करके, और ये भी साथ में जब हम पहला रिकॉर्डिंग करने गया, जब रिकॉर्डिंग कर रहा था, जब समझ लीजिए फिल्म सेंटर में एक गाना कर रहा हूँ कल्याण भाई आनंद जी भाई का, वहां पे कोरस बैठते हैं पूरे, हाँ 20 कोरस एक साथ खड़े होके, बीच में 3-4 माइक होता है और 20 कोरस खड़े होते हैं, और हम बैलेंसिंग रूम से, सिंगर रूम में हम खड़े हैं, आपका एक अलग होता है, एनक्लोजर होता है, अलग होता है, बाहरी कोरस, बाहर उनका कोरस। अच्छा, कोरस लोग क्या बात करते हैं वो मेरे कान में आ रहा है। दे आर द रियल पर्सन, जो स्ट्रगल भी करते हैं, बट दे आर रियल सिंगर्स। मैंने सुना कोरस में भी इतने अच्छे सिंगर्स हैं, दे आर ऑल स्ट्रगलर, दे आर गुड सिंगर्स आल्सो, मैंने सुना है। बट क्या है कि आप समझ लो गाना गाने जा रहे हो और पीछे से पूरा सुधर से बोल रहा है, लो एक कलकत्ता से और आ गया, एक और आ गया कलकत्ता से, कुछ दिन बाद ये भी भागेगा। आपके कान में, और मेरे कान में वो पूरा, सोचो उसके बाद मैं गाऊंगा गाना तो मेरा कान में, तो इस तरह के, इसको बोलता है स्ट्रगल। हाउ टू ओवरकम दिस। हाँ, वो सुनने के बाद जो मैं दाड़ के गाया, दैट्स कॉल्ड स्ट्रगल। एंड देन दे चेंज ऑल्सो। मैंने एक चीज देखी, हमारे यहाँ पर एक मशहूर कहावत है कि आपके यहाँ पर कोरस है, हमारे यहाँ पर जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, और जूनियर आर्टिस्ट हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बिकॉज दे वर्क विद दिलीप साहब ऑल्सो, दे वर्क विद राजेश खन्ना ऑल्सो, विद मुकेश खन्ना। अगर आपने कोई शॉट दिया और अगर जूनियर आर्टिस्ट जो खड़े ताली मार दी, बस तो समझ लो वो आपका डायलॉग हिट है। वैसे आपका अगर यही जो कोरस वाले अगर तारीफ कर जाए ना, तो बाद में क्या है, वो लोग आके सीने से लग रहा है, Yes. बाद में तारीफ कर रहे हैं बहुत कुछ, और बाद में बहुत सारा जब भी मुलाकात होता था तो आके मैं सुन रहा देखे, क्योंकि कांच से दिखाई देता है ना कौन क्या बोल रहा है, और मेरे को पूरा सुनाई देता है कौन क्या बोल रहा है। तो उन लोगों का जो थिंकिंग है ना, उस थिंकिंग को बदलना पड़ा है। करेक्ट, बिकॉज कई लोग आते कला के जरिए। हैं। बताइए जी, काम बोलता है सर, काम के अलावा कुछ नहीं, काम बोलता है, कुछ नहीं, कोई सुनता नहीं। आप क्या बताइए, कैमरा है, आप हैं, ये माइक है, ये आप हैं, चलिए क्या बताते हैं। और अब देखो, आपने जगजीत सिंह को एकदम फर्स्ट मीटिंग में ही आपने मोहित कर दिया। दैट इज योर लक ऑल्सो, डेस्टिनी ऑल्सो। बट अगेन वही सरस्वती माँ का आपने इतना आदर किया है कि लक्ष्मी माँ को आना पड़ा।
मैं अभी कुछ बातें आपके रिकॉर्ड्स कहो, आपके गुण कहो, आपकी पॉपुलैरिटी कहो, आपके अचीवमेंट्स करो, उसके ऊपर मैं घुसना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा ब्लंट आपसे क्वेश्चन है कि आज के युग में जो इंस्ट्रूमेंट की तकनीकी बदल गई है, उसके पहले आपके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद आज के आधुनिक इंस्ट्रूमेंट तकनीकी के बाद भी किसी गायक के लिए संभव नहीं है। आप दर्शकों को बताना चाहेंगे और उसका किस्सा क्या आप दर्शकों को, मतलब मुझे सुनने में आया कि आपने मैं जो 7 समझता था, मुझे किसी ने कहा अरे साहब क्या बैठे आप 28 गाने एक दिन, मैं उस वक्त बताता भाई हम एक शॉट 10 बार देते हैं, थक जाते हैं, 7 गाने आवाज कैसे संभाला आपने 28 गानों तक? ये एक सच्ची कहानी है। ये 1993 सितंबर 93 सितंबर। तो आप समझ सकते हो उस समय मैं बहुत ज्यादा ही बिजी था। हाँ, यू वर रिकॉर्डिंग में जो सुनने में आता है, आज 7 रिकॉर्ड किया गानों ने, अच्छे रेगुलर 10-12 गाना एवरीडे 10-15 गाना एवरीडे होता था, ऑलमोस्ट छोटे बड़े मिला के। तो कुछ छोटे छोटे लोग भी है, मतलब सुबह शुरू करते थे आप, रात तक आप 7-8 गाने लपेट लेते थे एक ही स्टूडियो में? नो, अच्छा, जंपिंग फ्रॉम मदर्स, जंपिंग। और क्या हमारा स्टूडियो सब जो है जू एरिया, उसी एरिया में? हाँ, उसी एरिया से लेके ये लिंकिंग रोड, बांद्रा, ये एरिया के अंदर ही टोटल घूमता फिरता था। ओके। तो मेरा क्या था कि मैं एक 40 डेज का टूर में जा रहा था, अमेरिका टूर था मेरा। Okay. 40 डेज का। तो 40 दिन के टूर सुन के सबका हालत खराब हो गया। जिनको आपकी जरूरत है, म्यूजिक डायरेक्टर सब बोलने लगे कि भाई मेरा गाना गा के जा, हमारा शूटिंग है। सब लोग बोलते हैं हमारा शूटिंग है। आप जाओगे तो हम फंस जाएंगे। हाँ, तो शूटिंग का गाना आप करके जा। तो मैंने फिर अपना मैनेजर था जगदीश करके लड़का, जगदीश को बोला कि जगदीश एक काम कर, तो हमारा एक स्टूडियो था, म्यूजिशियन स्टूडियो, अपना जुहू तारा रोड पे, जुहू रोड के ऊपर, जुहू तारा रोड पे। वो पहले शीतल समुद्र करके रेस्टोरेंट हुआ करता था। तो उसके ठीक ऑपोजिट में वो गली के अंदर ही म्यूजिशियन स्टूडियो बोल के एक स्टूडियो था, जहाँ जिसका मालिक मैं और समीर दा, जो गिटारिस्ट समीर दा। हाँ, तो समीर दा और मैं पार्टनरशिप में दोनों ने वो। ओके, वहां पर आपने? हाँ, वहां पे तो मैं जगदीश को बोला कि जगदीश तू सारे प्रोड्यूसर को एक एक करके फोन करते रहे, तो बोल सबको बोल कि भाई जिनको गाना करानी है। मतलब ये आपका कमिट हो चुका था कि आपको इतने गाने गाने हैं और आप जा रहे थे? गाना तो मतलब ऑलरेडी नहीं, मतलब जो लोग भी थे वो ऐसा कमिटमेंट होता नहीं था, लेकिन उन्होंने आपने आप पहले 3 दिन डन, तो आप बोलते ना एक साथ सबने फोन किया कि हम तुम आप भाग जाओगे? एक साथ नहीं फोन किया। अच्छा, सब लोगों का बारी अच्छा, सुनने में आया कि ये गायब होने वाला सही है, तो लोगों ने फिर हमें, तो लोगों ने जहां भी रिकॉर्ड करने जाए, भाई मेरा 2 गाना करके चला, मेरा 4 गाना करके जाना, मेरा 3 गाना करके जाना, मेरा 2 गाना है, ये शूटिंग के लिए 1 गाना चाहिए ही चाहिए अभी। तो ये सब जो था, तो मैंने जगदीश को बोला कि सबको फोन करके बोल दे कि मेरा 2-3 दिन बाद ही फ्लाइट था, तो सबको बोल दे तू कि म्यूजिशियन स्टूडियो में मैं सुबह से रहूंगा, जिनको गाना करानी है अपना टेप लेके आए, स्पूल लेके आए और रिकॉर्ड करा के जाए। नो रिहर्सल्स, नथिंग। नो, तो गाना एक आपको पता था? सरस्वती का, ईश्वर से है आपके पास, सरस्वती जो साथ में है, बोलता है ना, ये एक उनका देन है कि मैं मैक्सिमम कोई गाना 20 मिनट 25 मिनट में लिख के सीख के गा के निकल जाता है। 20 मिनट में? 20 मिनट। आपको आप सुभाष जी अभी भी है शायद, सुभाष जी को आप पूछना कि 2 दिन मिल रहे गाना मैं 20 मिनट्स में गाया था। 20 मिनट, 2 दिन मिल रहे परदेश का गाया, 2 दिन मिल गए, 2 दिन मिल रहा है चुपके 20 मिनट में हमने वो 20 मिनट में आपने फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड रिहर्सल सब इंक्लूडेड, एवरीथिंग इन दिस। पहली बार आप सुन रहे हैं गाना? पहली बार सुन रहे हैं गाना? मतलब पहले बार गाना सुन रहा हूँ मैं, हर गाना ही ऐसा करता था। मैं वही पूछना चाहता हूँ कि आप 20 मिनट में कुछ नहीं होता? नो। अच्छा, तो उस दिन क्या किया फिर आपने? उस दिन भी ऐसा ही हुआ, सब लोग आए, हारमोनियम रखा हुआ था बैलेंसिंग रूम में, आए, जिसको हारमोनियम आता है वो हारमोनियम बजा के मेरे को गाना सिखा रहा था। सुना दे 10 मिनट में 5 मिनट में गाना सीख के फिर माइक पे जाके उसका गाना गा रहे। और म्यूजिक सब रेडी, सब वहां पर पूरा स्टूडियो रेडी टू रिकॉर्ड? तो आप अंदर गए, स्टूडियो तो है ही। और उसमें तो आपने वहां सीखा, 10 मिनट में सब समझ लिया, ओके आओ टेक करते, फिर क्या इमीडिएटली? तो ऐसे करके आपने, ऐसे करके रात को 12 बजे तक मैंने गाना गा दिया था। मुझे मालूम नहीं था कि मैं 28 गाना गा दिया। गिनती तो आपने की वही करते ही, मैं तो गाओ माल दो चले जाता, लंच वंच ब्रेक वो सब बीच में खाता रहता, मैं लंच में ऐसा करता ही नहीं बहुत ज्यादा। तो जो भी है, रात को हो गया, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग
टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बात छपी, रिकॉर्ड किया। मुझे पता चला कि मैंने 28 गाना गा दिया। फिर जाके लंदन से वो लोग मेरे को इंक्वायरी करके फिर आए ग्रुप है, तो वो रिकॉर्ड करने के लिए वो लोग आते हैं गिनी बुक में, और क्या हुआ। तो 28, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप थके नहीं आवाज, स्पेशली ये वोकल को? मैं ये समझता हूँ कि आपका अगर वोकल ठीक रहे तो आप थकेंगे नहीं, क्योंकि म्यूजिक इज इटसेल्फ इज ए थेरेपी। फिजियोथेरेपी। हाँ, तो आप नया नया गाना सुन रहे हैं ना, तो आपका मन में एक नया हलचल होता है, या नया नया ट्यून कंपोजिशन सब अलग अलग, मूड भी बनता है, तो एक मूड बन जाता है, एक सुंदर सा। खराब कंपोजिशन आया तो उसका थोड़ा ठोका है, ये गाना गाना पड़ेगा, चलो ऐसा बहुत होता है। आपको भी ऐसा होता तो कई बार नहीं तो कुछ काम मंगा के, पर मैं मना कर देता हूँ सब लोग। आप मना कर देते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ मना करने के लिए, कुछ गाना करना पड़ा। तो उसमें थे ऐसे गाने? हाँ, ऐसे गाने भी थे, लेकिन कम था। लेकिन आपकी आवाज को थकाया नहीं किसी? बिल्कुल नहीं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हाँ, उसमें से कोई एक गाना सर, पब्लिक हमारी बातें बहुत सुन चुकी है, उसमें से कुछ नहीं है। अगर ऐसा अच्छा, उसको भूल जाइए आप। मैं पूरा भुला हुआ हूँ, वो भूली जाए, अच्छी बात है। कोई 28 गाने याद थोड़ी रखेगा। कोई गाना गाने बोला तो मैं गा दूंगा, ऐसे कोई बात नहीं गा दीजिए। मैं समझता हूँ ये सब लोग बोलेंगे सर क्या कुमार शानू जी से आप सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, उनको बोलो ना गाना गाए। तो सर बताइए क्या, पूछिए ना कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। कोई किसी का डिमांड है गाने का? आशिकी फिल्म का आशिकी फिल्म। आशिकी कौन सा गाना? आशिकी का 10 के 10 गाना हिट था। सांसों की जरूरत, सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे, बेखुदी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। क्या बात, क्या बात। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द वेरी द करियर के पीक पर था गाना ये। हाँ, ये इस गाने से ना मेरा लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंज हुआ ना। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने किया, वो लोगों को पता भी नहीं है किसी को, क्योंकि उससे पहले मैं किशोर दा का स्टाइल में गाना गाता था। हाँ। भरपूर। ये नहीं, ये दिस वाज नॉट ऑन द किशोर। इसमें मैंने कोशिश किया अपने आप को, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा जो तजुर्बा है, जो मेरे को बचपन से ही, मतलब ये सब छोटे छोटे चीजों में मैं बहुत ऑब्जर्वर, बहुत ट्रिमेंडस हूँ, ऑब्जर्व बहुत करता हूँ। देखिए यहाँ पे किसी का फोन नहीं बजा, लेकिन उनका फोन बजा, मुझे मालूम है। मैं आपको बोला ना कि उनका फोन बजा, उनका फोन, मैं ऑब्जर्व कर लिया था। आपका ऑब्जर्वेशन, मेरा बहुत कम है ऑब्जर्वेशन, क्योंकि उन्होंने तुरंत फोन को टिक 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 करने की कोशिश करना शुरू कर दिया, तो मेरे को 1 मिनट पता चला कि इनका ही, बाकी सब बिंदास बैठे हुए हैं। तो आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग है? हाँ, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या है कि मैं किशोर दा का स्टाइल का गाना गा रहा था, उसी स्टाइल में। उससे पहले एक गाना मेरा बहुत चल गया था, जीना तेरी गली में, एक पिक्चर आया, जीना तेरी गली में, तेरे हम ऐसा नाम, वो गाना था। प्यार में वादा रहा, एंड आज इस रुत में। तो आप वो गाना सुनेंगे ना तो आपको लगेगा तेरे हम ऐसा नम प्यार में, वो किशोर दा का स्टाइल का गाना, किशोर का खनक वही। हाँ। तो मुझे एक चीज था, मैंने जिंदगी में एक चीज फॉलो किया था, ये बहुत बारीकी से फॉलो किया था, लोगों ने सोचते नहीं इसके बारे में। ये कोई किसी को फॉलो करे ये कोई बुरी बात नहीं है। ये लता जी भी नूरजहां जी को फॉलो करती थी, आशा जी गीता दत्त जी को फॉलो करती थी, किशोर दा, मुकेश जी सब, साहिल साहब को फॉलो करते थे, इंस्पिरेशन तो सब लेते मोहम्मद रफी साहब दुरानी साहब को फॉलो करते थे, मोहम्मद अजीज एंड शबीर कुमार, बहुत है लाइन। बट यहाँ पे लोग गलती यहाँ पे ही कर जाता है। इसके बाद क्या है, तुम फॉलो करके गा रहे हो, आप कभी भी मोहम्मद रफी साहब नहीं बन सकते, ना किशोर कुमार बन सकते। ओरिजिनल क्रॉस कभी नहीं करेंगे। You have to separate yourself from them. बहुत जरूरी। You take, you adopt their style. You can adopt their style of singing, whatever, acting, throwing. You can adopt that, but not voice. voice को आप imitate मत। Make your own. Your own जो voice ऊपर वाले ने देके भेजा आपको, उस voice को आप इस्तेमाल करो। ये मेरा
खुद का थिंकिंग था कि मैं किशोरदा की तरह गाता हूँ, किशोरदा का स्टाइल मेरे को बहुत पसंद है, सब कुछ है, लेकिन व्हाट अबाउट कुमार सानू, शानू हाँ, मैं वो आती है। इवन सुदेश भोसले जी की बात भी यही हुई थी। हाँ। उनको खुद को लगेगा मेरी आवाज कहाँ। तो मेरी आवाज का क्या होगा? मेरी आवाज क्या है? जब मैं किसी की तरह गा दिया, नाम तो उनका ही होगा ना। तो मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? आपको यहाँ फील हुआ? ये फील हुआ। एंड इसके बाद मैंने आशिकी, जब मेरे को एक मौका मिला, तो आपको लगा कि इसके अंदर मैं आ सकता हूं। क्या सबसे बड़ा सपोर्ट था गुलशन कुमार का, क्योंकि गुलशन कुमार हमको बहुत पसंद कर रहा था। किशोरदा का उसका बहुत सेल हुआ, और उनका तो बहुत बॉम्बे में एम्पायर था। बॉम्बे में एक वॉल्यूम बेच के उन्होंने मेरे को जिंदगी का पहला गाड़ी उन्होंने मेरे को बॉम्बे में प्रेजेंट किया था। गुलशन को पहला, जब गाड़ी चलाना नहीं आता था, उन्होंने मेरे को गाड़ी का चाबी हाथ में दे दिया, बोलते दिस इज योर कार फ्रॉम टुडे। उसके बाद मैंने गाड़ी चलाना सीखा, एंड 12 दिन में मैं गाड़ी चलाना सीखा भरपूर। उसके बाद मैं गाड़ी खुद चलाने लगा। ड्राइवर रखने का तो हिम्मत नहीं था उस समय। तो जो भी है, तो फिर उसमें आपको लगा कि आशिकी में मैं कर सकता हूँ। आशिकी जब आया ना, तब गुलशन जी बैक था ना, मेरे को था कि ये आदमी तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। गुलशन कुमार बहुत प्यार करते थे मुझे। तो मैं बोला कि ये एक मौका है जहाँ पे मैं अपनापन भी थोड़ा सा मिला सकता हूँ। निकालो, अपनापन को मिला के कोशिश करूं, अगर लोगों को पसंद आ जाए तो मे भी मैं आत्म संतुष्टि मिलेगी आपको कि मेरी आवाज, मैं एस्टेब्लिश हो जाऊंगा। मैं सब ये जो आइडेंटिटी बनाने का जो एक सिलसिला है, ये कोई सोचता नहीं है। कोई सोचता नहीं। लोग सोचते हैं कि मैं देखो एकदम रफी साहब की तरह गा रहा हूँ। नहीं साहब, ओरिजिनल 3 साल गाएगा, 4 साल गाएगा, नहीं गाएगा। मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि एक्टरों को भी बोलता हूँ, सर किसी की कॉपी करना, मिमिक्री करना, आप 1 घंटा, आप 1-2 कर सकते हो, 1.5 घंटे तक फिल्म नहीं खींच सकते। 2.5 घंटे की फिल्म आप अमिताभ बच्चन करिए अपन कभी। अब हमेशा स्ट्रगल उनको बोलता हूँ, जितने मेरे स्टूडेंट्स में आते हैं, कि अपनी खुद की एक ओरिजिनलिटी बनाइए। ये स्टेज शो ठीक है, स्टेज शो। मेरे पास कभी कभी स्टूडेंट्स आते थे मेरे आगरा में ऑडिशन के टाइम पे, तो मैं बैठ के देखता, हाँ बोलो क्या है तुम्हारे पास, बोलो मेरे यहाँ पर वो लिख दिया था उसने, इधर ये किया था। मैंने कहा ओए अपना डायलॉग बोलो अपना। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि एक तो मैंने सुदेश भोसले जी के भी यही पूछा था, मैंने कहा आपको कभी लगा नहीं जिंदगी में कि आप इतने अच्छे सिंगर हैं, आप उनकी आवाज बन गए? सर आप बोलते मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। सर मेरे को भी फील हुआ था। करेक्ट है। या आप देखो, पहले शबीर कुमार जी आए, बहुत अच्छा सिंगर है, शबीर वेरी ग्रेट सिंगर एंड बहुत देर, बट कुछ दिन जाते जाते फिर मोहम्मद अजीज आ गया। मोहम्मद अजीज कुछ दिन चलते चलते उसके बाद फिर मैं आ गया। करेक्ट। अभी मैं आने के बाद वो लोग 3-4 साल 5 साल के बाद उनका फेड आउट हो गया। मेरा ये 40वां साल चल रहा है, 40 years स्टिल आई एम सिंगिंग। इज इट बिकॉज यू चेंज्ड? बिकॉज रियली, क्योंकि मैं अपने आप को, जैसे रफी साहब से उनको अलग होना चाहिए था, आप हुए, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जैसे किशोरदा से हमारे मोहम्मद अजीज और रफी साहब से बन के फिर धीरे धीरे कभी कभी लगने लगता है कि ओरिजिनल इज बेटर देन। किशोरदा के सिंगर हमारे यहाँ पे बहुत सारे थे, बहुत हैं, बट किशोरदा के सिंगर, उनका 2-4 गाना हिट हो सकता है, 5 गाना हिट हो सकता है, आप जिंदगी भर लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि यू हैव टू क्रिएट समथिंग। बिकॉज दिस इज नॉट मिमिक्री, दिस इज योर ओरिजिनल क्रिएशन। आपने अच्छा है सोच के आपने चेंज किया है, तो सब 40 साल आप रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं अरे ठीक है यार, जैसे सुदेश भोसले जब डायलॉग मारता है मैं इतना हंसता हूँ, पर मैंने चुपता हुआ सवाल पूछ रहा है ऐसी सर आपको लगता नहीं कभी आपको कि आपको कभी फील हुआ ऐसा? तो मैंने उनको लिख के भी दिया, मैंने कहा एक काम कीजिए, आप अपनी आवाज में एक रफी साहब का अमिताभ का गाना जो आपने अमिताभ जी के लिए आवाज में गाया है, एक खुद को गाया, मुझे रिकॉर्ड करके भेजिए, मैं पब्लिक को भेजूंगा कि ये दोनों हैं, आपको क्या पसंद है। उनको आइडिया अच्छी लगी। ये क्या होता कि सोच है हर एक का। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि ये लोग कोई खराब सिंगर था। नहीं, नॉट एट ऑल। दे आर वेरी गुड सिंगर, दे आर वेरी केपेबल फॉर देयर जो कुछ भी फॉर देयर ओन वर्क दे वर वेरी गुड। बट उन समय वो लोग अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते और अपने आप को थोड़ा सा अलग करते तो शायद लंबा चले। पर लंबी रेस के घोड़ा बने, मैंने जो किया, मैं वो आप लंबी रेस के घोड़े बने, आप वो स्टोरी टाइम के घोड़े बने। लंबी रेस का घोड़ा बनना हो तो अपनी खुद की आइडेंटिटी खड़ी करनी पड़ती। सर मैं अभी एक आपसे सवाल पूछूंगा कि आज के दौर में जहां नए गायक को इक्का दुक्का गाने का मौका मिलता है, आपने 26,000 गाने गाए, इज इट ट्रू?
इसमें कितना सच है और आप खुद को कितना भाग्यशाली मानते हैं? क्या आज के गायकों के लिए, ये नए गायक के लिए ये संभव है? 26,000 गाने आपने गाए हैं। देखिए, अभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जो कर दिया या आप लोगों ने जो कर दिया जिंदगी में, वो अभी किसी नए को करना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि नाउ इट इज, ये क्या हो गया, डिवाइडेशन बहुत ज्यादा हो गया। डिवाइडेशन, हाँ, अच्छा। बिकॉज ऑफ टेकिंग चांस, मतलब एक चांस मिल जाए, एक मौका मिल जाए। इसके लिए क्या होता है कि बॉम्बे में कम से कम नहीं तो 500 सिंगर ऐसा वेटिंग लिस्ट में है। ओह, 500, मोर देन 500 वेटिंग लिस्ट में है। अभी इसमें क्या होता है कि तू नहीं गाएगा ना, चल उसको बुला ले। हाँ, मतलब सप्लाई है, उसको बुला ले। सप्लाई है तो डिमांड की बात कैसे रही? दैट इज द थिंग। या यू करेक्ट, शब्द आपने निकाल दिया। मतलब ये भी अभी क्या है कि सप्लाई ज्यादा हो गया, सप्लाई ज्यादा, डिमांड का, इसीलिए उनका हाथ ऊपर है। आप मेरे को ये अभी अरुण बख्शी जी को मैंने अभी रिकॉर्ड किया था, मैंने कहा रिकॉर्ड, उसमें भी कहा सर बॉसी, आज के सिंगरों की हालत अच्छी नहीं है। मैंने कहा कैसे? अरे सर नहीं है। तो आपने सही बात समझाया कि 500 बैठे हैं लाइन में, पहले लोगों को 5 होते थे, इससे सिंगर ऊपर होता था। नहीं, सिंगर भी उस समय क्या थे काफी बड़े, फिल्म बनते थे कितना, फिल्म भी बेस, फिल्म 400 फिल्म साल में बनता था। 800 फिल्में 800 फिल्में बने एक साल में। तो उसमें क्या 800 का मतलब क्या है, 8 के 8 जोड़ दो तो 6,400 सॉन्ग्स का जरूरत था। अवेलेबल है, अगर 10 सिंगर भी हो सबको मिलेगा। कितना या फर्क तो हुआ है। क्या हो रहा है, 5 या 6 या 8 फिल्म बन रहा है। हाँ, बड़े फिल्म बड़े बन रहे हैं और 10 बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं मैक्सिमम। उसमें 50-60 गाने हैं और 500 सिंगर वेट कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो है आज की कई बातें हैं जो आज की, जो उन्होंने बताया कि आज का सिंगर का हालत खराब है, बट वी आर नॉट इन बैड हालत, नो नेवर। क्योंकि हमने अपना यूट्यूब चैनल खोल दिया, आप जानते हैं। हाँ, अभी रिसोर्सेस बन गए। हाँ, उसमें मैं अपना दर्शकों को बोलता हूँ कि एवरी 7 to 10 days एक न्यू सॉन्ग आपको मिलेगा ऑल टाइम, एंड दैट इज 90s फ्लेवर एंड 90s लिरिक्स। तो आपने सोचा ये बहुत जरूरी है आज के जमाने में। मैं कभी कभी एजुकेशन के बारे में बोलता रहता हूँ, तो मैंने कहा था कि गुरुकुल सिस्टम को लाना चाहिए। आपका फैंस को आप क्या जवाब देंगे? आपका फैंस जब आपको मांग रहा है, हाँ, और क्या जवाब देंगे? तो आपको तो कुछ देना पड़ेगा ना फैंस को। तो यू गॉट टू बी रेडी टू गिव टू, इफ यू कैपेबल। अगर आपके अंदर अगर वो कैपेबिलिटी है तो आप क्यों नहीं देंगे? आप फैंस को खुश करिए सबसे पहले। तो जो लोग नहीं करते, जो नहीं करते वो आलस में करते हैं। जो नहीं करेगा वो उसका कोई कमी होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर मैं गाना गा सकता हूं तो मैं अगर भाड़ में जाए फिल्म इंडस्ट्री हमको नहीं गवाएगी। आई एम नॉट टेकिंग। नहीं, बहुत सही कहा आपने। ये आज की जरूरत, उनका मनोवृत्ति अगर ऐसा हो तो भाई कुमार सानू को लेने जाऊंगा तो हमको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा एक गाने के। अभी न्यू सिंगर जो आ रहा है वो हमको 5 लाख देके गाएंगे। दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड। उसमें क्या हो जाता है कि आप गाना गवाओ ना गवाओ, हम हमारे फैंस को खुश रखने के लिए हम हर हफ्ता 10 दिन में एक अच्छा गाना हम पब्लिक को देंगे। तभी आप लंबे चल रहे हैं। ये आपकी खुद की एक अंदर की एक कर्म है आपका। आप अपने आप से एक, यू कांट बिलीव कि मैं अब भी जस्ट 10 दिन 12 दिन 15 दिन पहले वापिस आया अमेरिका से। आपने सुना भी होगा। आई हैव डन 14 shows इन अमेरिका, 14 shows एंड 5 shows इन ऑस्ट्रेलिया। एंड वहां पे यूट्यूब में बड़ा करके ये पोस्टर आया कि ऑल 14 shows आर सोल्ड आउट शो। तो पब्लिक मांग रहे हैं। पब्लिक भूखी है। ये 90s के गाने पब्लिक मांग। अरे 90s के गाने ही गाने थे सर। गाने का गोल्डन टाइम वही था। एरा जो बोलता है ना, तो आज मैं मजाक नहीं कर, मतलब मैं बुरा नहीं लगता हूँ, साउंड करता हूँ। आज के सिंगर्स, माफ करना, मैं कई बार बोलता हूँ और सामने से बोलता हूँ, डोंट टेक मी रॉन्ग। आज के सिंगर्स और पुराने सिंगर्स में जमीन आसमान का फर्क है। आज का सिंगर 10 मिनट के बाद में जो शोर शराबा पीछे, वो टी निकर स्तर छीन कर गला फाड़ कर चिल्लाना, क्या ये गाना है आज हो रहा है, आप 10 मिनट के बाद आपको सिर में लगने लगता है।
वो तलत साहब का गाना, वो रफी साहब का गाना, लता जी का गाना, आप सुनो तो मूड बन जाता है ऐसा। क्योंकि उसमें वॉइस का प्रेफरेंस था पहले। वो आज म्यूजिक प्रेफरेंस है। You're right. आप वॉइस कुछ भी हो, सबसे बड़ा यही है ना डिफरेंस। और एक और चीज ऐड होगी सर उसमें कि हर गाना डांस का गाना लगता है। जब कोई सिंगर गाता है ना तो लोग उठ के फुटते भी। ऐसा करते हैं, तो अरे सुन तो एक गाना वर्ड कोई नहीं सुनता सर, उनको चाहिए। लेकिन सर एक बात है, मैंने अपना जो शो करके आया, मैं इसमें देखा यंग क्राउड से लेके यंग लड़के। हम ये कुछ दिन पहले सन्मुखानंद में भी किया था। अच्छा, हाउसफुल सोल्ड आउट शो था। अभी भी शनमुखा सिंह चलता है? हाँ, अरे सोल्ड आउट शो था मेरा। Really? एंड 80% यंग क्राउड था। यंग क्राउड। Yes. क्या बात है। डांस करना ही लोग नहीं चाहते हैं, इसमें कितने लोग नहीं, अगर आप अच्छी चीज दोगे तो सर लोग भूखे हैं। अगर मैं उनको कोई गाना बोलूं कि भाई मैं ये गाना गा रहा हूँ, बैठ के सुनेगा, इसलिए सुनेगा, तो गाने में दम है। सर एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। संगीत जगत की एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत जिसको साक्षात मां सरस्वती का स्वरूप माना गया है, हमारी स्वर कोकिला लता जी, उनके साथ गाना गाने का आपका पहला अनुभव साझा करेंगे आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आजकल ये एक कंट्रोवर्सी चल रहा था। मेरा एक कंपोजर है, बहुत ही अच्छा कंपोजर है, जतिन ललित। जतिन ललित। हाँ, तो ललित जी ने कुछ बातें इस तरह से किए थे कि लता जी के साथ मेरा पहला गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम, नो तुझे देख, नो, अच्छा वो नहीं सर रॉन्ग। क्योंकि लता जी के साथ मैंने पहला गाना गाया था बप्पी लाहिरी जी का म्यूजिक में, नया साउंड करके एक पिक्चर था जिसमें मैं फर्स्ट गाना उनके साथ गाया था, प्यार तुम मुझसे करती हो, एंड दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग। प्यार तुम मुझसे करती हो, प्यार तुम मुझसे करती हो, हाँ करती हूँ, वो था पहला गाना मेरा। उसके बाद किसके ऊपर पिक्चराइज हुआ था वो? इतना तो अच्छा, आप उधर जाते नहीं, ओके। मुझे याद नहीं है। तो फिर वो उस बपीदा का होगा, तो फिर मिठुन भी हो सकता है। एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद लता मंगेशकर जी। मुझे मालूम नहीं था उस दिन के मैं किसके साथ डुएट गा रहा हूँ। सानी स्टूडियो था, सानी स्टूडियो थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर में एक छोटा सा म्यूजिक रूम हुआ करता था जिसमें सिंगर गाते थे, और सेकंड फ्लोर में वो रिकॉर्ड किया जाता। हाँ, याद है मुझे, नीचे रिकॉर्ड होता है, ऊपर होता है, याद। तो वहां पे हम लोग रिकॉर्ड किया था। हमें मालूम है कि हम वेट कर रहे थे, मेरे बाजू में एक नीचे माइक लगा हुआ था शॉर्ट हाइट का। तो मैंने बोला कौन आएगा, कौन मेरे साथ वेट गा रहा है? बोला हाँ हाँ। तो हाइट को देख के आपको लगा कौन आएगा? मेरे को मैं बोला इतना छोटा हाइट लगा रहा है, क्या बात है कोई। तो थोड़ी देर बाद देखा दरवाजा खोल के सफेद साड़ी में सरस्वती की तरह एंट्री लिया उन्होंने। एंड दैट वाज माय फर्स्ट। मैं वो बयान नहीं कर सकता एक्चुअली कि हाफ पैंट पहन के कलकत्ता में के गली में जो साइकिल का टायर चलाते चलाते लता जी का गाना सुनते थे। गाना सब आ रहा है, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, इस तरह के सब गाने सुनते थे। कितने गाने लता जी के। अभी उस गली में से उठ के बॉम्बे में आके लता जी के साथ खड़े होके गाना गा रहा है, तो भी एक ही इनक्लोजर एक ही कमरे में, क्या बात, एक ही दोनों बाजू बाजू में दोनों का माइक है। अब दोनों साथ में, तो सोच सकते हैं कि मेरा उस समय क्या हाल। मैं तो बोलता गूज बम्प्स बोलते हैं उसको, कि आदमी देख के सडनली क्या फील ये कहाँ से उठ के मैं कहाँ आया और कहाँ ऊपर वाले ने मेरे को कहाँ खड़ा कर दिया। तो मैं बहुत डरा हुआ था। मैं लता जी को बोला कि मैं आपके सामने, मैं तो पैर छुआ पहले। बोलते नहीं मैंने सुना तुमने बहुत अच्छा गाते हो, तुम एकदम अच्छा गाओगे। मतलब मैं इतना नर्वस हूँ कि मैं गा नहीं पाऊंगा, गा पाऊंगा पता नहीं मेरे को। तुम बहुत अच्छा गाओगे, गाओ, देखो कितना अच्छा गाओगे। तो हम दोनों ने कैसे भी करके बहुत सारे बातें हुए, हंसी मजाक होके मैं थोड़ा सा मतलब पहले आइस ब्रेक हो गया, आइस ब्रेक हो गया। एंड आफ्टर दैट मैंने गाना गा दिया। एंड उसके बाद नीचे आके हम लोगों ने बहुत सुना उसको। नीचे आके सुनना पड़ता है, हाँ नीचे आके सुनना पड़ता है ना। फिर सब लोगों ने बहुत तारीफ किया, सब हुआ। ये दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग। तो ये गलत बात है कि तुझे देखा तो ये जाना, तुझे देखा तो वो नहीं है। नोट कर लीजिए इनका पहला गाना क्या है। उसके बाद तो मैंने बहुत सारे गाने बहुत गाए उस वक्त। तो आप सर उस वक्त हाईलाइट ये है कि लता जी के साथ मैंने जितने गाना गाए उनमें से 98% गाना हिट हुआ है ना सब। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा तो आप बोलेंगे अच्छा ये गाना भी है। अच्छा, एक गाना उसमें से कोई याद हो तो सुना दो। पब्लिक तरस रही है, एक कोई अपनी चॉइस का सुना दो। हाँ जी, ये गाना छोड़ के जैसे कि आपको मालूम होगा, होठों पे बस
तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम। जानम आई लव यू, यू लव मी, जानम आई लव यू, यू लव मी। टननननंग टंग, टननननंग टंग, क्या बात है, टननननंग टंग, तारारा। ये गाना था। There was a good thing. और लता जी was cooperative always. I mean, used to, आपने तो कहा encourage तो करती है, Tremendous, but then कभी उनको कोई थोड़ा सा कम सिंगर मिलता है तो कभी इरिटेट नहीं होती ना। नेवर। She had that, मैं उनकी बुक पढ़ रहा हूँ, एक बहुत ब्यूटीफुल बुक लिखी है, मैं कमाल के इंसिडेंट्स हैं और कमाल का आर्टिस्ट खाली नहीं है, एक ह्यूमन बीइंग, कमाल की ह्यूमन बीइंग, जिस तरह से ग्रो जो होता है ना, ऊपर वाले ने एकदम भर सब कुछ दे दिया है उनको, लगता है। और मतलब मैं कभी कभी बोलता हूँ सिंगर का, मैं शायद रॉन्ग भी हूँ, मैं कभी कभी इंटरप्रीट करता हूँ अपनी तरफ से, बिकॉज आई एम ऑल्सो नोन एज डायलॉग राइटर, मेरे डायलॉग्स भी लोग रिपीट करते हैं। तो मैं वॉइस ट्रेनिंग भी कर चुका हूँ अपने हिसाब से। मैं टेरिस पे जाके अपने मरीन ड्राइव की तो आ आ आ आ आ आ आ आ तो नीचे वाले बोलते थे कोई कबूतर को पकड़ रहा है, कोई आदमी क्या कर रहा है। आई हैव डन दैट, आई हैव रियलाइज वन थिंग, देन हमारी ये वोकल जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो हमारे डायफ्राम से शुरू होता है, हमारे गले से गटरल होता है, नेजल होता है, हमारे ये दांत, मुंह, ये वर्ड बनाते हैं, ये आप जानते हो, मेरे से ज्यादा जानते हो, रियाज आप करते हो। पर मैंने देखा कि स्पेशली लता जी और भी एक दो है, उनका मुंह, कई लोगों का मुंह नहीं खुलता है। यस। हमारे नरेंद्र बेदी जी, माफ करना, वही गुटखा के चक्कर में उनके जो आपका जबड़े जो ना वो इतने खुलते हैं, पर लता जी का मैंने देखा गाने के टाइम पे जो वो बनता है पूरे का पूरा, जो वो दिखता है कि ये इसीलिए अच्छा गा रही है क्योंकि भगवान ने उनको ये दिया है पूरा वोकल। मुंह खोल के आपको गाना ही पड़ेगा, खुला एकदम और नहीं करते, कई लोग नहीं खोल पाते इनके खुद की। बट मैंने लता जी को बोला भगवान ने उनको जो इंस्ट्रूमेंट दिया है ना वो दिखता है, स्पेशली लता जी भी, इवन आशा जी, आई डोंट नो, पर जितने ग्रेट सिंगर्स हैं आप देखिए। सर एक और पकड़ते हैं कि ज्यादातर लोग ये नहीं जानते, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इनका एक रहस्य है, ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि इनका असली नाम केदार भट्टाचार्य है। तो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे केदारनाथ भट्टाचार्य से कुमार सानू कैसे बन गए? अच्छा क्वेश्चन है। देखो, केदारनाथ भट्टाचार्य जी मेरा नाम था, एंड वो घर में होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है दिया जलाते हैं, और होल नाइट जो दिया जलेगा उसी नाम पे सब नाम लिख के सब जला के रखते हैं। हमारे वहां पे सिस्टम ऐसा, तो सुबह जो दिया जलता रहेगा वो उसके नीचे जो नाम लिखा हुआ है वही नाम होगा बेटे का। अच्छा, नाम बहुत सारे लिख के छोड़ देते हैं, 6-7 नाम लिख के 6-7 दिया, तो जो दिया का जिस नाम का दिया दिन भर जला वो ना, व्हाट अ ग्रेट थिंग। तो मेरा नाम केदारनाथ भट्टाचार्य जी निकला। बचपन में तो पता नहीं चला, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, थोड़ा सा चारों ओर से केदार केदार करके जो चिल्लाते लगे तो मेरे को ठीक नहीं लगा। अपनी एज के हिसाब से केदारनाथ मतलब बूढ़ा सूढ़ा आदमी होगा, केदार आश्रम, हाँ केदार बाबू, केदार बड़ो केदार, ये वो सब जमता है। तो मैंने बोला कि ये नाम मेरे को, घर में एक नाम था मेरा, मैं थोड़ा सा गोड़ा था बचपन में, थोड़ा सा गोल गोल था, मैं आज भी मोटा हूँ लेकिन उस समय और मोटा था, गोल गोल था, तो मेरे को छाना छाना करके बुलाते थे। छाना यू नो, जैसा मिल्क, दूध को फटा के जो छाना बनाते हैं ना, अच्छा, दूध छाना जो पनीर बोलता है, पनीर जिसका बनता है, तो वो मेरा नाम था छाना, घर पे छाना था। वो छाना से आहिस्ता आहिस्ता सब बोलते बोलते सानू हो गया, छाना से सानू हुआ। तो सानू था, तो मैं तो एकदम पजल्ड हो गया, ये केदार नाम को कैसे चेंज करे। कब तक आप कहाँ थे? वही कलकत्ता में थे। सानू नाम था, सानू करके डाक नाम, तो सानू को मैंने फैला दिया, वो लोग फैल गया था जो आपको अच्छा लगा था। आप दोस्त लोग सब सानू सानू करके ही बुलाते थे, कोई केदार नहीं। हाँ, केदार बोलने में भी उनके इसमें नाम लगा था केदारनाथ, उसमें लिखा हुआ था। तो मैं जब बॉम्बे आया, तब बॉम्बे आके खलंजी भाई के साथ काम करना शुरू किया, तो उस समय मेरा नाम था सानू भट्टाचार्य, क्योंकि केदार मैं ऑलरेडी केदार को साइड में करके सानू भट्टाचार्य बोला, सानू भट्टाचार्य जी लिखा हुआ होगा गाने में। तो अब मैं किशोर दा का जितना भी गाना मैंने रिकॉर्ड किया, उसमें एक छोटा सा कोने में छोटा करके नाम, सिंगर सानू भट्टाचार्य, किशोर दा का बड़ा फोटो, ताकि लोग खरीदे उसका फोटो देख के। तो पीछे एक छोटा सा मेरा फोटो होता था और एकदम छोटा करके लिखा था सानू भट्टाचार्य जी। तो कल्याण जी भाई
मेरा बोल, मैं जब बात करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि मैं शायद मैं बंगाली हूँ कि क्या हूँ। हाँ, टोन तो आ जाती है। हाँ, टोन पे आ जाता है। मैं इसके ऊपर कभी वर्कआउट नहीं किया, बट उर्दू स्पेलिंग या उर्दू प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण मैं बहुत ही क्लियरली गाने में लाते हो, गाना मेहनत जो करते खाली नॉट ओनली दैट 26 लैंग्वेजेस में मैं गाना गा चुका हूं। मेहनत करते हो। चाहे, हाँ, चाहे मलयालम हो चाहे ये हो, मैंने मौलवी रख के सीखा वो कि जीप को कैसे करके कौन जगह बहुत जरूरी, क्या क्या प्रोनाउंस किया जाता है, किस तरह से। तो उसमें तो कलाजी भाई बोला तुम्हारा उर्दू प्रोनाउंसिएशन इतना क्लियर है, अरे बंगाली। बंगाली बट बंगाली होने की वजह से बॉम्बे इंडस्ट्री में, आप लोग शायद जानते नहीं हो, आप छोटे छोटे हो, आप जानोगे, बॉम्बे इंडस्ट्री में उस समय बंगाली होना, उर्दू बोलना, इसके लिए बहुत ही एक माइनस पॉइंट था। ये नहीं बोल सकते कभी वो क्योंकि लोग। रसोगोल्ला की बात करेंगे, हमने इससे पहले सुना होगा, बहुत बड़े बड़े सिंगर थे हमारे यहाँ पे, जैसे कि हेमंत यस। हेमंत का गाना सुनने से आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा कोई बंगाली गा रहे हैं। थोड़ा आता है उसमें, बिल्कुल बंगाली गा रहे हैं, आता है उसमें, होता है थोड़ा सा उसमें। बपीदा। हाँ, बपीदा तो मालूम पड़ ही जाता है पूरा, बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा आपको कि बंगाली गा रहे हैं। बोलता है आपका प्रोनाउंसिएशन से पता नहीं चलता है कि यू आर बंगाली। क्या बंगाली, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो बोलता है कि बट तुम्हारा नाम जब भी आएगा ना सानू भट्टाचार्य जी, तो लोगों को पता चल जाएगा तुम बंगाली। क्या यार, क्या बंगाली, क्या उर्दू बोलेगा। तभी भट्टाचार्य सर पर आने लगा आपको। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ, उन्होंने ही मेरे को ये नाम दिया, कुमार सानू। कुमार सानू, उन्होंने कुमार सानू नाम दिया, एंड बोला कि इसमें किसी को पता नहीं चलेगा तुम कौन सी जात के हो। और एक्टर की कोई जात नहीं होती, कलाकार की कोई जात नहीं। यूसुफ भाई है या दिलीप कुमार है, ये बात है। हाँ, सबका। मैं जब नेपाली गाता हूँ तो नेपाल के लोग सोचते हैं कि हम नेपाली हैं। मैं जब उड़िया गाता हूँ तो लोग उड़ीसा के लोग सोचते हैं कि ऐसा उड़िया कैसे बोलते हैं। मलयालम, तेलुगु, तमिल। और उसमें अगर लिख दिया कि आपका नाम भट्टाचार्य है, तो फिर वो लोग और सोचने लगे यार बंगाली होएगा, देखो सुनो किधर पकड़ो। हम जल्दी करके, जैसा लता जी के बंगाली गाना गाते हैं, लता जी एकदम क्लियर कट, कोई जगह पकड़ चलता है, पकड़ जाते हैं। लेकिन ये हम पकड़ते हैं तब जब हम जानते हैं कि उनका नाम लता मंगेशकर है, शी इज नॉट बंगाली, इसीलिए हम पकड़ पाते हैं, अदरवाइज कोई सवाल ही नहीं है। सब बांग्ला गाना गाते थे लता जी, कि वो बंगाली नहीं है, लेकिन इसलिए कि उनका नाम के पीछे एक मंगेशकर था, लता मंगेशकर, इसीलिए बोलता है ये तो बंगाली नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो बंगाली थोड़ा सा तो होगा ही यार, जान दो। लेकिन आपको किसी ने नहीं पकड़ा। ये बात है कि हमको कल्याण जी भाई ने बोला कि भाई तू कुमार सानू रख ले, किसी को पता नहीं चलेगा कौन सा कास्ट के हैं। ये शानू है कि सानू है? सानू, SANU, नॉट SH। शानू नहीं, SANU, कुमार सानू। सोनू निगम भी है ना, उनसे कोई आपका कोई? ना वो कोई नहीं, वो अलग है, सोनू अलग है और आपका सानू है। सानू। सो ये बात तो क्लियर हो गई कि कुमार शानू नहीं, कुमार सानू है, और कैसे पड़ा वो भी हमने सुन लिया। लेकिन कहीं से मुझे सुनने में आया था कि आपका एक और नाम भी है, टाइगर। किसने दिया आपको ये नाम? टाइगर नाम एक्चुअली नादिम ने दिया था, नादिम श्रवण का, नादिम जी ने। अच्छा। पहला गाना मैंने रिकॉर्ड किया था उनका, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने। एंड पहला जब उन्होंने मेरे को माइक पे खड़ा किया, और क्योंकि गुलशन जी ने परिचय कराया, ये नादिम श्रवण है, ये सानू है, तो जब पहला गाना मेरे को रिकॉर्डिंग करने के लिए जब माइक पे खड़ा हुआ, पहला जो मैंने बोला, हे नजर के साम, जो बोला मैंने, जिस भर के बोला। हाँ, तो अंदर से चिल्लाने लगे, अरे टाइगर यार थोड़ा सा माइक को दूर कर, माइक से दूर बहुत थ्रो आ रहा है हमारे पर, वॉल्यूम फट रहा है यहाँ पे, स्पीकर ये सब बोल रहा है। तो जल्दी फेडर नीचे किया करके वो लोगों ने मेरे को, तब से मेरे को टाइगर बोलने लगे। वो टाइगर नाम वो लोगों ने दिया। लेकिन उन्होंने तो दिया, लेकिन ये भी सुनने में आया कि आप अकेले में सोने में डरते हैं। सही बात है? बात तो सही है। देखो भाई, मेरे को टाइगर हूं, मैं लोगों के साथ टाइगर हूं, सब ठीक है, लेकिन क्या है कि जब अकेला सोता हूं, अभी देखो भूत का तो कोई आने का कोई रास्ता वास्ता तो नहीं होता है, वो तो एक मन का ख्याल है। भूत से मेरे को बहुत डर है आपके दिमाग में? अच्छा, भूत से बहुत डर है। अंधेरे कमरे में अकेले में नहीं जा सकता। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ये बाजू सोऊंगा तो मेरे पीठ के पीछे अगर खड़ा होकर कुछ करे तो मैं उसका क्या जवाब दूं, क्या करूं, उसका तो से इसलिए डर लगता है। तो
कोई ना कोई मेरे रूम में सोता ही है। क्या तो आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये भी मैं एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज का तोड़ तो है। तो अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि टीवी चला के, टीवी होल नाइट टीवी चला के, वो भी एक कंपनी आवाज आती हाँ, रहती है। एक हल्का सा उसका साउंड आता रहेगा एंड मैं सोऊंगा। तो आजकल कोशिश कर रहा हूँ अकेला सोने के लिए। करो करो साहब, क्योंकि ये मशहूर बात है कि जो फियर या डर ये आपको पूछ के नहीं आता। डर कभी भी आपको पूछ के नहीं आएगा, आपके अंदर एंटर कर जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन डर आपकी इजाजत के बगैर बाहर नहीं जाए, वेरी गुड। उसके लिए आपको उसको लात मारना पड़ता, तरीका ढूंढना पड़ता। एक आदमी डरता था एक रोड क्रॉस करने में, रात को अंधेरे में, उसको काम की समझ घर में तो एक जगह आती थी, बहुत डरता था। तो वो उसने एक बार वो नया तरीका, उसने एक छोटे से बच्चे को साथ में ले लिया और छोटे से बच्चे के साथ वो 500 मीटर की रोड है क्रॉस करके, उसको कोई डर नहीं लगा। हालांकि देखो तो वो बच्चा क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन साइकोलॉजी मेरे साथ में है, ये आदमी ये हनुमान चालीसा पढ़ो। अगर सोते रहे मेरे साथ, बाजू नीचे आसे पास कहीं भी सोते रहे, अगर भूत आ गया मेरे पास तो वो क्या कर लेगा? सबसे बड़ी बात ये है। निकालो मैंने कहा ना, डर आपको अंदर से धक्का मार के निकालो, धक्का मार के हो जाएगा विजयी भव। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी पढ़ लिया, ये भी कर लिया हमने। आपने जो मुकाम हासिल किया है वो अविश्वसनीय है। किसी के लिए दूसरा कुमार सानू बनना असंभव है, पर क्या इसके बावजूद आपकी कोई इच्छा, कोई तृष्णा ऐसी रह गई जो आप करना चाहते थे? किसी के साथ काम करने की इच्छा, किसी म्यूजिक डायरेक्टर हो सकता है, किसी सिंगर। कोई इच्छा अभी मन में है नहीं मेरा, सही बोलूं तो, क्योंकि मैंने जिस तरह के म्यूजिक डायरेक्टर लोगों के साथ काम किया और जिस तरह से हमने काम किया, आई थिंक ये फिर से दोबारा और होगा। तो वो चाहत तो नहीं है कि भाई कि मैंने उनसे नहीं किया काम, पर्टिकुलर कोई म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मैं काम करूंगा, मेरा ये सपना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक सपना मेरा जरूर है मन में कि मरते दम तक गाना गाते जाऊं। क्या बात है, बस ये बहुत जरूरी है। इन योर ओन शूज यू वांट टू वॉक। तालियां बजाइए और आप गाएंगे। ये अंदर की जील होती है जो आपको लेके जाती है। देव साहब देखिए एंड तक काम कर रहे हैं, जो एनर्जी थे उनके लिए, you're looking handsome, I want to take you in my film। कमाल का है एनर्जी यार। वो एंड तक देखो, उन्होंने फेस नहीं दिखाया। कहते हैं जब वो अमेरिका में जब उनकी डेथ हुई तो लड़के को कहा था कि लोगों ने मेरे को ऐसा देखा है, ऐसा मत दिखाओ। राजकुमार अनदर पर्सन, राजकुमार जी सर मेरे को स्पेशली मालूम है, मैं उसके बेटे के साथ शूटिंग कर रहा था, जो उसका बेटा है तो प्रकाश मेहता की फिल्म में, तो मालूम पड़ा उनकी डेथ हो गई। तो बोलते हैं उनको, मैंने कहा तो शमी साहब मेरे घर में, शमी साहब के पास मैं कुछ गया था उनके घर में कुछ पूछने के लिए, जैसे एंटर किया बोले यू नो राजेश डेड। मैंने क्या बात करे, बोला हाँ, एंड यू नो नोबडी नोस, आई गॉट कॉल्स फ्रॉम ब्लडी टाइम्स ऑफ इंडिया, ये वो यू नो ही हैज बीन क्रीमेटेड। कमाल है। तो मैं समझ गया, मैंने कहा सर वो मैं जानता हूँ, मैं उनके साथ 3 फिल्में कर चुका हूँ। वो किसी को अपने घर में उन्होंने इंस्ट्रक्शन किया होगा कि मेरे फ्यूनरल में कोई नहीं आया। सर आज लोग चाहते हैं लंबी लाइन। वो आदमी ने अपनी वाइफ को कहा था, किसी ने कोई नहीं, मतलब ये लड़का तो लड़का है, तो किसी को आने में, ये मेरे को अंदर से बाद में पड़ी। ही वॉज दैट काइंड ऑफ मैन कि ऐसा मेरे को देखा है तो ऐसा ही जाने दो मेरे को ऊपर। करेक्ट, क्या बात। सर एक और सवाल इसी से मिलता जुलता कि कोई ऐसा गाना है जो आप गाना चाहते थे और किसी और गायक ने गा लिया और वो गाना हिट हो गया? अरे ऐसे बहुत सारे गाने हैं बहुत सारे गाने हैं जो मैं टूर करते रहते थे, तो इस समय क्या है, बहुत सारे गाने मिस हो जाते थे। हाँ, अवेलेबिलिटी नहीं है आपके, बहुत सारे गाने मिस हो जाते थे। एंड बाद में पता चलता कि वो गाना मेरा था। जब पता चलता था तब दुख होता था, लेकिन उसका कोई ये नहीं है कि भाई, मैं बाद में ये समझा के अपने दिल को तसल्ली देता था कि भाई ये तेरा था ही नहीं, इसलिए तेरे को मिला नहीं इस गाने को। मैं ये तसल्ली देता था। और हालांकि मैं ऐसे ही है कि आपके नसीब में अगर नहीं होगा तो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आपके हिस्से में खाना नहीं था, वो तो नसीब में था ही नहीं। सुनी।
तो इसलिए मेरे मुंह के नहीं, सामने पर कई लोग होते हैं ना, "ए, साला ये गाना मेरे को उसने ये कोई अच्छा है, वो रखना नहीं दिमाग में कभी आपको।" सर मैंने ये तो आपने कहा जी आपको कभी फील नहीं करता है गाने में, यार ठीक है उसका खाना है, बट कभी कभी सर एक ऐसा कभी जिंदगी में मैंने सुना आपके बारे में कि आप एक गाने की रिकॉर्डिंग में गए थे, तो आपको रिकॉर्डिंग स्टूडियो से वापस भेज दिया गया था क्योंकि कुमार सानू अच्छे कपड़े पहनकर नहीं आया था और उसने दाढ़ी भी नहीं बनाई थी। इज इट ट्रू? एक्चुअली इसमें 2-3 पॉइंट्स और जोड़ना चाहिए। एक्चुअली ठीक ही बोला कि मेरा कपड़े उस दिन ठीक नहीं था, एंड थोड़ा सा शैबी था, थोड़ा तो दाढ़ी भी बनाया नहीं था, क्योंकि जिनका कॉल आया था मेरे पास, उस आदमी का कॉल के बाद मैं 1 मिनट रुक नहीं पाया अपना, मैं जिस हालत पे था उस हालत भागे सीधा। तो ये मेरा व्यक्तिगत डिमांड था, क्योंकि आई लव दैट मैन। मेरे को लगता नहीं है कि पंचमदा जैसा, कौन पंचमदा? हाँ, 200 साल में कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर हो पाया। आर डी बर्मन, रियली? यस ऑफ कोर्स। एंड उनका जो थॉट था, उनका जो थिंकिंग था, उनका जो बिहेव था, हमने बहुत करीब से देखा। तो उस दिन ऐसा ही हुआ था कुछ, मैं उसके बारे में, उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, खाली इतना ही कहूंगा कि उस दिन ऐसा हुआ था कि मेरा दाढ़ी भी नहीं बनाया था, कपड़ा भी ठीक ढंग से नहीं पहना था, सही बात है। एंड मैं पहुंच गया था फिल्म सेंटर में। फिल्म सेंटर में सब बड़े बड़े लोग, सूट बूटेड, सब लोग आके रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जो ढोल बजाता है वो भी मेरे से अच्छा कपड़ा पहनता। मैं बोला ठीक है, मेरे को थोड़ा सा लग रहा था ये पंचमदा ने शायद मार्क किया होगा, नोट किया कुछ, ये मार्क किया होगा उन्होंने कि ये थोड़ा सा शाई फील कर रहा है, शाय फील कर रहा है। हाँ शाई फील कर रहा है ये, क्योंकि हमारा गाना है, इसको 100%। हाँ, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। हाँ, तो कॉन्फिडेंट अगर नहीं हो कोई भी कारण के लिए, तो दैट इज नॉट गुड फॉर माई सॉन्ग। तो क्या उन्होंने कहा? हम काम करने आए आज, एक्चुअली क्या उस दिन म्यूजिशियंस रिकॉर्डिंग भी चल रहा था, रिहर्सल चल रहा था, रिकॉर्डिंग भी चल रहा था। वो मेरे को बोला, क्या यार तू ऐसा कपड़ा पहन के आ गया था? बहुत देर देखा मेरे को, मैं बैठा हुआ हूँ बाहर, तो मेरे को आके बोला, और वो भी अनईजी बैठे हुए। तो उन्होंने मेरे को बोला, तू दाढ़ी वाड़ी बनाया नहीं है तो एक काम करना, चल हम परसों, तेरे को मतलब बताता हूँ, परसों रिकॉर्ड करता पोस्टपोन कर दिया। अच्छा, हूँ, परसों रिकॉर्ड करता हूँ ना, कोई बात नहीं, मैं म्यूजिक लेता हूँ तब तक, परसों रिकॉर्ड करता हूँ और एकदम चकाचक हो गया आना। सर मैं गाना गाऊंगा सर, गले से गाऊंगा सर, कपड़े से दाढ़ी से क्या होगा? बोले नहीं वो तू नहीं समझेगा, तू एक काम कर, तो उस दिन तू उस तरह से आना। तो मैं नेक्स्ट डे अच्छी तरह से दाढ़ी वाड़ी बना के, कपड़ा वपड़ा आयरन वायरन मार के एकदम फर्स्ट क्लास चकाचक गया, गाना रिकॉर्ड किया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक गाना तो कमाल का हो गया था। हाँ, गाना, और लोगों ने आज भी गाना तो बहुत पॉपुलर, एक लड़की जगह जगह बजाया जाता। तो फिर वो आपने वो गाना अच्छे कपड़े पहन के खाया, बस अच्छे कपड़े क्योंकि अच्छी लड़की की बात कर रहे थे कपड़े। सर एक सवाल ऐसा पूछूंगा मैं आपसे, जो आपके एक नजदीकी दोस्त माने जाते हैं, उदित नारायण जी, यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देम। एक आपके दौर में एक और बहुत ही लोकप्रिय मधुर आवाज के जादूगर उदित नारायण के लोकप्रिय गायक हुए और आपके दोनों की दोस्ती के किस्से मशहूर हैं। क्या आप आज के दर्शकों को बताएंगे, सानू और उदित नारायण में, कुमार सानू में, दोनों में से ये फिर ऑनेस्टी की बात है कि किसको बेहतर गाना मानते थे आप, या उसको, या आप अपने आप को मानते थे? और कोई ऐसा खुशनुमा किस्सा जो इन आप लोगों के बीच में हुआ? दोनों में से कौन बेटर है? है ना? मैं तो कहूंगा उदित नारायण बेटर है। हाँ, ये तो फिर आपकी हम्बल, ये भी जरा नवाजी आपकी। हाँ उदित, जब तू इंटरव्यू देगा तब तू बोलना कि मैं बेटर हूँ। डेफिनेटली इंसान को हमेशा यही बोलना चाहिए, तो ये है, बोलना चाहिए। बट इज अ नाइस पर्सन, बट इज अ गुड पर्सन। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम लोगों ने अभी हाल ही में, मैं तीनों मिलकर सोच किया, सुपर डुपर हिट। अभी भी वो है एक्टिव? उदित अच्छा एक्टिव है, एंड गाना भी गा रहा है, बस सब कुछ। आपने क्वेश्चन का लास्ट क्या बोला? मेरा ये कहते कि आपके कोई ऐसा कोई किस्सा हुआ जो आपके बीच में, दोनों के बीच में, अब इतने ज्यादा मिलते दोस्त है, ये कोई ऐसा कोई खूबसूरत किस्सा? कोई देखिए, बहुत सारा किस्से होता है, ऐसे किस्से है जो बोला नहीं जाता। एंड स्टेज पे हम लोग जब गाते हैं कि वो गाना है ना, ये प्यार का बंधन, तो प्यार बंधन तो बंधन है, बंधन प्यार तो का बंधन है ना, गाना जो है। सर गा के सुनाइए। कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से,
सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। वो गाना था। तो ये गाना जब हम लोग स्टेज पे गाते हैं ना, तो हम लोग हमेशा, उदित भी मैं भी, दोनों ही, हम दोनों का जो लाइनें हैं अलग अलग, वो हम लोग दोनों गड़बड़ा देते हैं। हाँ, मेरा लाइन वो गा देते हैं, उसका लाइन मैं गा देता हूँ, ये चलता रहता है। कभी अलका का लाइन उदित गा देते हैं। ऐसा स्टेज पे गड़बड़ चलते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। लोगों को नहीं मालूम, लोगों को मालूम पड़े, वो आप लोग मैनेज कर लेते हैं। बट क्या है कि ये गड़बड़ हमेशा, अभी लास्ट कुछ दिन पहले भी किया, 3-4 दिन पहले दोनों एक साथ शो किया, उसमें भी यही गड़बड़ हुआ। मैंने अभी रिसेंटली भी एक बहुत वो मेरे जमाने के थे, उनके बड़े भाई मनहर उदास ने मेरा पहला गाना गाया था रूही का, तो इनको बुलाया था और काफी बातें हुई। तो मैंने एक चीज महसूस किया कि उस जमाने के 90s जिसको आप बोलते हो, कई सिंगर्स आज बिजी कॉन्सर्ट्स में है, रियल सिंगिंग में नहीं। इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू। वो लोगों की जो कमाई है या स्टेबल तरीका जो उनका जीने का है, बहुत सारे कारण है। क्या इसके बहुत सारे कारण है, वो कारण जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उस जमाने के जो सिंगर की बात कर रहा है, उसमें मैं भी हूँ, उदित भी है, या हम लोग खुददार है। अच्छा, खुदारी है आपका। सबसे बड़ी बात है कि हम खुददारी है। हम किसी से ऐसा ऑयलिंग करके काम नहीं चाहे मांगेंगे। हम आज भी काम करेंगे सर उठा के, और पूरा पारिश्रमिक लेके हम गाना गाएंगे। इसमें जिसकी मर्जी हो, गवाए ना गवाए कोई फर्क नहीं। उसी में संतोष होता है। उसमें हमारा संतोष है कि भाई हम हमारे उसूल पे कायम, अपने दामों पे जीते हैं बस। और जैसे नहीं मिलता, ये हमारे लिए एक वरदान है। आप बात कर रहे हैं ना, ये फिल्मों में हमें सुनाई नहीं दे रहा है, बिकॉज ऑफ दैट वी आर बिजी इन शो। ओके, क्योंकि क्राउड हमें सुनना चाह रहे हैं। Yeah, you get the real audience in front of Yes. you. But is it more satisfactory than singing a song for a film and forgetting? जैसे आपको मालूम भी नहीं है कौन से हीरो पर है। अभी आप एक बात बताओ, आप एक गाना गाने के बाद आपको you have to wait for 6 months। हाँ, to see the result। पर यहाँ आपको immediately result यहाँ नहीं। पे हम खाली एक लाइन बोलेंगे और पूरा तालियां पब्लिक खड़ी हो जाती है। बोलिए कि So satisfaction है वो। ट्रिमेंडस सेटिस्फैक्शन। सर, लेकिन एक सिंगर की बात करूंगा मैं उनको बहुत मान देता हूँ, जो हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा नेग्लेक्ट में कुछ तो रीजन है, वो है मन्ना डे जी। मन्ना डे जी की आवाज औरों से बेटर थी, मतलब ट्रेंड। मैं उनको एयरपोर्ट में मिला था और साथ में उनके सेक्रेटरी थे, और उन्होंने बोला कि वो लोग हम लोग अभी उधर से आ रहे हैं, हॉलैंड से या कहीं से आ रहे हैं। बोला वो, तो मेरे को महसूस हुआ कि इतने बड़े सिंगरों को फिल्मों में काम क्यों नहीं मिलता, उस कंसर्टों में क्यों घूमते रहते। अभी आपने जवाब दे दिया कि वो, पर वहां वो मजबूरी थी या इंडस्ट्री का उनकी तरफ देखने का नजरिया बदला था। और लता, अपना मोहम्मद रफी साहब, तलत महमूद, मुकेश, किशोर कुमार, इनके बीच में मन्ना डे जी खो गए, ऐसा लगा मुझे। ट्रू? आज भी आपको मालूम होगा, हम जब गाना गा रहे थे 90s का 2000 तक, इसमें भी बहुत सारा अच्छे सिंगर जो कम गाए, बहुत अच्छे सिंगर कम गाए, फिल्मों में कम गाए, बट अच्छा सिंगर है। अभी उसका रीजन आप सोच लीजिए। अभी जहां पे मोहम्मद रफी साहब है, जहां पे किशोर दा, जो लोग मास पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, जो पब्लिक में पॉपुलर है, पॉपुलैरिटी, आपको मालूम होगा ये बात, तो उसमें वो लोग नहीं सोचेंगे कि कोई दूसरा ऑप्शन आए। अब दूसरा ऑप्शन आए और प्रोड्यूसर उसी को लेता है जिसको उनको दिखता है कि जिसकी टीआरपी ज्यादा है। तो मन्ना डे जी के साथ कई बार मुझे लगा कि इतना टैलेंटेड, हालांकि मैं समझता हूँ कि मन्ना डे जैसा टैलेंटेड सिंगर हमारे इंडस्ट्री में नहीं हुआ सब। कोई आया व्हाट अ पर्सन। और ऊपर से देखो, एक घटना है, आप यू आर द राइट पर्सन टू बी आस्क्ड। मेरे को किसी ने बोला था, सर एक गाना पड़ोसन, एक चतुर नार पढ़ के, महमूद साहब का ये और किशोर दा का ये, और वो गाने में ऐसा कुछ था कि वो गाना पढ़ते रिकॉर्डिंग के टाइम पे आया था कि वो महमूद हार जाते हैं, अरे लटका, अरे भड़का, अरे क्या कर रहा है, वो कर रहा है, और किशोर दा तो अभी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कहते हैं कि मन्ना डे जी ने उठाया कि ये मैं नहीं गा सकता, ये मतलब आप किशोर कुमार के सामने मेरे को गिरा रहे हो, कौन है वो, ऐसा कुछ सही है। और बाद में समझाया गया उनको कि उन्होंने फिर वो गाना गाया, बट कहीं ना कहीं उनको लगा कि यार
ये तो गाने के अंदर के सिचुएशन की हार है, बट उनको कहीं लगा कि किशोर कुमार को आप मेरे पर वो कर रहे हैं, प्रभाव कर दिया है ऐसा कुछ हुआ होगा, लगता है आपको इमेजिनेशन? ऐसा सिंगिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, पर हुआ है कि नहीं हुआ? बट दैट आई डोंट नो, मैं उस समय था भी नहीं, सिंगर हूं मैं, बट अगेन इट इज बट इतना जानता हूं कि मोहम्मद रफी जैसा मन्ना डे जैसा है ही नहीं, कोई नहीं सिंगर इंडस्ट्री में एक भी नहीं है वो। चलिए एक लास्ट सवाल पूछते हैं आपसे हम बोलिए। कि भारतीय पॉप संस्कृति और समाज पर आपके गानों के प्रभाव को आप कैसे देखते हैं, और आजकल की जो सिंगिंग की स्टाइल और हमारे जमाने की 90s की स्टाइल में क्या फर्क आया है अभी 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 इन जस्ट गिव ए जनरल ऑब्जर्वेशन? देखिए एक आप दो तीन चीजें आपको छोटा छोटा बोलूंगा जो आप सुन के आप मानेंगे मेरे को, क्योंकि आज की सिंगिंग और हमारे जो सिंगिंग था इसमें हेल एंड हेवन डिफरेंस, बहुत फर्क। सबसे बड़ी बात है कि हमको हमारा गाना आज भी ये यंग जनरेशन ये गुनगुना के गाएंगे, ये गुनगुना के हमारे लिरिक्स बता देंगे, आपको ये बता देंगे, लेकिन आज के गाना जो है, आज की जो गाना वर्डिंग किसी को याद नहीं, एक ही स्टाइल का होता है, एक ही टाइप का। अभी कुछ दिन के मेहमान होता है, उसके बाद भूल जाते हैं। ये अभी कुछ दिन पहले ऐसे बहुत सारे गाने आए जो अभी के लोग बोल नहीं पाते, लाइफ नहीं होती उनकी। अभी जो गाना चल रहा है उसमें से कुछ गाने बोल दे पाएंगे, लेकिन हमारा जो गाना है उस 30-40 सालों के बाद भी आपके बाल खड़े हो जाते हैं सर, तलत महमूद का गाना सुनते सकते हैं। ये हर एक को ये वर्डिंग मालूम है इन लोगों को। हमने जो शो किया, शो में हमारे साथ ऑडियंस गाते थे, ये किस लिए है मालूम है आपको? मैं बताता हूँ कि इसमें एक डेडिकेशन नाम की चीज होता है, जो आप तो जानती होंगे, डेडिकेशन बहुत किया वो डेडिकेशन जो होता है, वो डेडिकेशन हम लोगों में इतना बढ़ के चढ़ के होता था। क्यों होता था? उसके पीछे रीजन ये था कि हम समझ लो महबूब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रहा है, महबूब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रहा है, समझ लीजिए कोई गाने का, अरे चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने, गाना हो रहा है, और समझ लो 100 म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, 100 म्यूजिशियंस अंदर बजा रहे हैं, सिंगर रूम में कांच के अंदर मैं खड़ा हूं, अंदर म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर एंड वो लोग बैठे हुए हैं। अभी ये गाना छोड़ दीजिए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, राजेश रोशन 100 म्यूजिशियंस अंदर बैलेंसिंग रूम में सब बैठे हुए। अभी समझ लो कि 100 म्यूजिशियन जो बैठ के बजा रहे हैं, 100-105 म्यूजिशियन जो बैठ के बजा रहे हैं, उनके सामने मेरा मजबूरी यह है कि मैं कोई गलती ना करूं। मेरा ये मजबूरी है कि मैं अगर गलती करूंगा, पूरा रिकॉर्ड फिर से पूरा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आजकल की तरह नहीं है। नो, that's the difference. There's a difference. मैं बता रहा हूं कि उसमें चाप कितना बढ़ जाता था, चाप जो है, हाँ आपके ऊपर कि मुझे एक मिस्टेक की तो पता लगा अगेन हो रही है। वो नहीं, म्यूजिशियंस की तरफ से ये चाप उनके तरफ भी, उनके ऊपर भी है। हाँ, एक गलत बज गया तो ग्रुप ने कुछ गलत बजा दिया तो उसके वजह से 2 बार फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अभी क्या हो गया? अभी क्या करते हैं, काट देते तो कंप्यूटर में ठीक। मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय मैं तैयार होकर जाता हूँ कि मेरे को कोई मिस्टेक ना हो गाने में, और एक चांस में मैं गा दूं, भले म्यूजिशियन गलती करे उसके लिए 2 बार गाऊंगा, लेकिन मैं गलती नहीं करूंगा। तो सोचो कि उस गाने के ऊपर मेरा कितना डेडिकेशन, जिम्मेदारी कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था, कितना, इसलिए वो गाना इनके दिल में घुसा हुआ है। तभी आप अच्छा गाते हैं। आज के लोगों को गलती होगा तो कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे, ऐसा। एक सिंगर आते हैं, उसको मालूम है कि टेक्नोलॉजी इतना तगड़ा है कि हम ठीक ना भी गाए तो भी हम गा सकते हैं, तो ट्यूनिंग हो जाएगी। अच्छा एक लाइन, चलो ठीक है, अभी कौन सा गाना है, समझ लो कोई गाना है, एक लाइन को आप 8 बार रिकॉर्ड कर लीजिए और उसमें से एक एक टुकड़ा जोड़ दीजिए, अच्छा वाला जो है वो जोड़ के मेरा गाना कर दीजिए। तो इसमें क्या होता है कि सिंगर मतलब एक इधर का टेक, एक इधर का टेक, इधर का टेक लेके जो सिंगर का डेडिकेशन, सिंगर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो बट सानू जी, इसको आप क्या बोलेंगे? टेक्निकल रीजन है या कि बिकॉज इट इज अवेलेबल? जैसे मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी बात बता दूं सर, मैं प्यारेलाल जी के साथ में एम्पायर स्टूडियो में बैठा हुआ था, मैंने उनको लिया अपने आर्यमान में। प्यारेलाल जी क्या बोलते हैं मालूम है? मुकेश, कैन यू इमेजिन इन दिस स्टूडियो, एक कमरे के अंदर पूरी फिल्म की बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्ड हो रही है। मैं समझ गया उनकी आंखों का दर्द। वो लोग तो जी 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 जी। तो मैंने कहा सर, आज का प्रोड्यूसर को जो सस्ते में पड़ता है वही करता है। इज इट ट्रू? दिस इज एब्सोल्युटली मनी इज ट्रू। क्योंकि टेक्नोलॉजी होना जरूरी है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड होना जरूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का अगर गलत
इस्तेमाल नहीं होता है, जिसकी वजह से quality से फर्क- आर्ट मर जाता है, आर्ट कहीं ना क्वालिटी मर जाती है। Yes. ये कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं जिसको बोलते हैं, क्रिएटिविटी मरता है, क्रिएटिविटी मरती है। एडॉप्शन बढ़ता है। आप दूसरे कंट्री के म्यूजिक लेके आते हो, यहाँ पे आके आप फर्क है मतलब वो बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। आप हारमोनियम लेके बैठ के म्यूजिक डायरेक्टर कंपोज कर रहा है, 7 दिन बैठ के कंपोज कर रहा है, 8 दिन बैठ के लोनावाला चले जा रहा है, ऊटी चले जा रहा है जाके, क्योंकि उसको वो वातावरण चाहिए, वो रोमांटिक गाने के लिए वो क्लाउडी चाहिए जिसमें वो लिखेंगे कि रिम झिम रूम झुम भीगी भीगी रुत में तुम, तो बैठ के लिखने से, वो जो बैठ के लिखा, उन लोगों ने जो वो काम किया, उसके वजह से आज भी लोग उस गाने को याद वो अमर होते गाने। सर मैं सोचता हूँ कि पब्लिक से कुछ सवाल लिए जाएं, तो कोई चलिए शुरू करते हैं। आप लोग ने बहुत सुना है, कोई बताइए, कोई पूछना चाहेगा, कोई खड़े होकर पूछे। सर आई हैव वन क्वेश्चन, क्या आपने कभी कोई ऐसा गाना गाया है जिसका कोई पैसा ना मिला हो और गाना भी हिट हुआ हो? क्या बात है, पैसा ना मिला हो और ऊपर से गाना हिट हुआ हो। सोचने वाली बात है। मैं देखिए, मैं ना, मेरा एक नेचर है ये, मैं किसी को, बहुत सारे इंडस्ट्री में मालूम है सबको, कि मेरे सामने ना कोई छोटा म्यूजिक डायरेक्टर या बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बोल के कोई चीज नहीं होता है। मेरे सामने म्यूजिक डायरेक्टर मतलब ही इज माई गॉड, इज गॉड हमारे लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ऐसा बहुत सारे गाने हैं जिसमें मैंने पैसा नहीं लिया, ऐसा बहुत सारे गाने हैं। अभी उस गाने में से कोई गाना मैं बोलूंगा तो ये क्या होगा मालूम है, वो जो आदमी का म्यूजिक है तो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, या बुरा लगेगा, जो पैसा नहीं दिया उसको बुरा लगेगा, या तो उनका कोई फैमिली मैन रहेगा उसको बुरा लगेगा। लेकिन मैंने बहुत सारा ऐसा न्यू म्यूजिक डायरेक्टर, न्यू कमर म्यूजिक डायरेक्टर, न्यू कमर सिंगर, उनके साथ मैंने डुएट गा दिया, मतलब कोई बात नहीं। बहुत सारा आपने ऐसा बहुत सारे गाना देखे होंगे, आपने उस समय देखे होंगे, बेला सालुके करके सिंगर थी जो बहुत अच्छा गाती थी लता जी की आवाज में। उसके अनु मलिक जी के ट्यून शूट में उनके साथ डुएट गाया, तो हम बोल सकते थे नहीं अलका जी गाएंगे या तो साधना जी गाएंगे या कविता जी गाएंगे। नो, मैं हमेशा जिंदगी में, आज भी ये मैं कर रहा हूँ कि कोई भी न्यू म्यूजिक डायरेक्टर हो, छोटा बड़ा कुछ नहीं है, म्यूजिक डायरेक्टर हमारे लिए गॉड होता है। मैं उसको उस तरह से, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूंगा, वो गाना भी नहीं। बस ठीक है भाई, इन्होंने फ्री गाने बहुत गाए हैं, दैट इज आंसर टू योर क्वेश्चन। ओके, कौन और कोई पूछना चाह, बोलिए, खड़े हो जाइए। सर फिल्मी जगत में आपका फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था? आई थिंक बता चुके हैं फिर। जगजीत सिंह जी ने मेरे को गवाया था। जगजीत सिंह जी ने मेरे को, वो पिक्चर का नाम था, पिक्चर का नाम तो हुआ नहीं था उस समय, जो आपको लेकर गए थे सीधा सुनने के बाद में, अभी सुना है इन्होंने। डॉक्टर लखन सिन्हा का डायरेक्शन था, एंड स्मिता पाटिल एंड शत्रुघ्न सिन्हा हीरो हीरोइन थे, एंड उस गाना, वो पिक्चर 8 रील शूट होके बंद हो गया था। अच्छा, लेकिन आपने वर्डिंग बताई थी, जो मुखरा बताया। मैं तो करके सगाई, वो गाना शायद मिलेगा। ओके। मैं तो करके सगाई करने गया था लड़ाई, जी भर के देखूंगा अपनी गोरी की अंगड़ाई। जी ओके, और कोई क्वेश्चन? या आप बताइए। सर मेरा क्वेश्चन मुकेश सर से है। मेरे से? अरे बाप, चलिए ठीक है, माइक इनसे ले लेता हूँ, आइए चलिए बोलिए। सर अभी रिसेंटली में कल की मूवी रिलीज हुई है जिसकी आपने काफी तारीफ की है। कहाँ फंसा रहे हो मुझे? हाँ, फिर आगे। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये था, और लाखों फैंस का ये क्वेश्चन था, कि अगर कल की 2 के लिए आपको अप्रोच किया जाए भीष्म पितामह के लिए, तो क्या आप ये एक्सेप्ट करेंगे? सर अमित जी ने भी काफी अच्छा काम किया एज अश्वत्थामा, तो क्या सर हम अश्वत्थामा और भीष्म पितामह को एक साथ एक फ्रेम में देख सकेंगे? जैसे अश्वत्थामा के लिए अमिताभ बच्चन, वैसे भीष्म पितामह के लिए मेरे को करे। सर सोचना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। मैं फिर से पितामह नहीं कर सकता। मैंने ये इंस्पिरेशन लिया है मार्लन ब्रांडो से। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उनको कॉपी कर रहा हूं, बट मुझे अच्छा लगा वो इमोशन। उन्होंने गॉडफादर किया था, डॉन कॉर्लियन, यहाँ पर ऐसे रख के बात करते थे, आई विल मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज। उसकी सेकंड पार्ट बनी थी पास्ट में, उनका बचपन कैसे बने थे डॉन वो। तो उनके पास गए थे, उन्होंने कोपोला गए थे, उनको बोला, उनका सर ये सेकंड फिल्म बन रही है रिसिक्वल में, आपको करना है, आपका थोड़ा यंगर एरिया दिखाएंगे, जो कैसे बने। यू नो व्हाट ही सेड, 1 फिल्म इज इनफ फॉर मी। अब रीजन में बताता हूं, जो मैंने अपने हिसाब से समझा है कि
उनको लगा था कि मैं उसमें थोड़ा 19-20 कर जाऊंगा तो सारी जो मेरी क्रेडिट बनी है बर्थडे की ठप गिर जाए। ये बात ये और वैसे मैं हम कंपैरिजन क्यों खुद को क्रेडिट मैं दूं। ये इन्होंने सही पकड़ा। मैंने यही सोचकर सेल्फिश हो गया हूं कि जो कमाई की है मैंने भीष्म पितामह की, उस जमाने में जोश था, सुबह से निकलते थे 7 बजे, रात को 2:30 बजे तक शॉर्ट। आज नहीं है। सपोजिंग थोड़ा 19-20 किया तो मेरी जो कंपैरिजन ही कमाई नीचे आ जाएगी। अरे ठीक है, इतना अच्छा एक्टर नहीं है यार अभी, यार ये तो अभी तो बच्चा एक्टर बोल रहा है। तो कर गया था, पता कर नहीं कैसे गया। किया। हालांकि मैं कर सकता हूँ, मुझे मालूम है, मैं मालूम है, मैं मेरे, लेकिन मैं नहीं, रिस्क नहीं लूंगा। तो शायद इतना बड़ा, सर मेरे लिए बड़ा ऑफर छोटा ऑफर कुछ नहीं है। यस, कल की हो या सर आप इवन महाभारत में भी मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ कि नहीं। ओके सर, और हाँ बोलिए सर। मेरा सवाल आपसे है सर। मेरे से ही अगेन। सर कपिल शर्मा शो में आपको बुलाया जाता है सर, तो सर आप जाते क्यों नहीं है सर, इसका कारण क्या है? अश्लील शो है, अश्लील शो है। ए मैं तेरे यहाँ बैठ सकती है क्या, लड़की के कपड़े पहन के, वो अली असगर वगैरह। अरे साहब उनको लड़की को रोल करने दीजिए। और ऊपर से सर वो बिलो द बेल्ट बातें करते हैं। और मैं ओपनली बोल चुका हूँ, आपको मालूम है मैंने मुकेश खन्ना शो इसीलिए शुरू किया कि मैं महाभारत के शो में नहीं गया था और मेरे को बुलाया गया था और वो बहुत बड़ा इंसिडेंट बन गया वो। और मैंने कहा मैं जाऊंगा भी नहीं। तो उन्होंने तो युधिष्ठिर ने कहा सर मुकेश जी को तो बुलाया ही नहीं गया था। मैंने कहा हु द हेल आर यू। पर उसके बाद में मैंने कहा चल मैं भी एक शो बनाता हूं जिसमें जो हम कर रहे हैं इंटरव्यू शालीनता से कैसे लिए जा सकते हैं। दिस दी मुकेश खन्ना शो इज दी कपिल शो का पर्याय तो नहीं बोलूंगा, कंपटीशन भी नहीं बोलूंगा, बट वो शो में थोड़ा सा बिलो द बेल्ट सामने। सर आपको मालूम है, एक छोटी सी बात बोलूंगा, आप मान जाएंगे मेरी। अरुण गोविल, राम, ठीक है, सीता और लक्ष्मण शो में बैठे हैं और कपिल शो में अरुण गोविल को पूछता है, अरुण जी आप जुहू बीच पे अगर आप नहा रहे हो और सडनली क्राउड में से आवाज आए, अरे भाई देखो राम भी वीआईपी अंडरवियर पहनता है, तो आप क्या करोगे? अब वो अरुण गोविल तो सीधा आदमी है, वो मैंने देखा वो स्माइल करके बैठ गया। सर मैं चढ़ जाता उसके ऊपर कि एक राम जिसने इतना बड़ा, उसको आप ऐसे सवाल पूछते। तो मैं एक बार मैंने कहा भी था, जब राम का अनादर करोगे तो भीष्म पिता का क्या करोगे? सो इसलिए मैं नहीं करता। ओके। और हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जब आपका डिसीजन फर्म हो गया था कि मुझे सिंगर बनना है? What made you think कि you can become? I know. ये देखो, मैं I was you can see it now. I was actually तबला player. Tabla, really? तबला, हाँ. You play very well? I played तबला. Really? तो I was a तबला player with my brother and sister, दोनों सिंगिंग करते थे ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में, एंड मैं उसमें ढोलक, तबला एंड चमड़े का इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। एंड ये मैंने किसी से सीखा नहीं, ये इनबॉर्न, और डैडी को देख के सीख के। वो एक जगह था, नईहटी करके एक जगह था कलकत्ता में, आप जानते नहीं है, कलकत्ता में नईहटी करके, जहाँ पे ट्रेन लाइन के ऊपर, वहां पे कुछ दादागिरी करने वाले लोग जो थे, दादा भाई बोलते हैं ना सब, तो बड़े बड़े गुंडा टाइप का, उनका शो होता था ट्रेन लाइन के ऊपर स्टेज बना के। ट्रेन लाइन के ऊपर गाड़ी को रोक के? गाड़ी पर उधर जाएगा ही नहीं उस दिन। उस दिन गाड़ी जो बंद कर देते थे। ओके। दूसरी साइड से जाएगा। तो उन लोगों का इतना वाट था वहां पे। तो वो नईहटी में वो जगह पे शो हो रहा था, मेरा बड़े भाई और बहन दोनों गाने गया था, मैं साथ में गया था बजाने। तो कुछ देर के लिए स्टेज खाली चल रहा। अच्छा, वो कोई आर्टिस्ट रेडी नहीं था। वो आर्टिस्ट आए नहीं, वो गाड़ी में अटका हुआ था, कुछ हुआ रास्ते में, कुछ हुआ होगा, आया नहीं, तो स्टेज खाली जा रहा था। तो किसी ने, मैं गुनगुनाता था, जब ऑर्केस्ट्रेशन रिहर्सल होता था हम लोगों का, तो उसमें मैं गा के थोड़ा सा गुनगुना के बताता था कि ऐसा ऐसा। तो किसी म्यूजिशियन ने बता दिया उस दादा को, गुंडा को, कि आपका, वो बोलता स्टेज खाली जा रहा है, क्या करें, आप लोग चलिए, आप नहीं तो शुरू कर दीजिए। तो बोलता हाँ हम लोग को टाइम लगेगा ये लगाने में, ये करने में। तो बोलता तो ये बाजू में से म्यूजिशियन बता दिया कि ये गा अच्छा गाता है, इनको आप गवा लीजिए ना 1-2 गाना। बस मेरा तो हाथ में आ गया। मेरा हालत जो हुआ, मेरे को 22,000 क्राउड, 22,000 क्राउड में एकदम, और मेरे को खड़ा कर दिया। तो मैं तो लास्ट में, वो जो बोलता है ना बिल्ली का हालत होता है, जो कोना पकड़ लेते हैं, हाँ, तो करना ही पड़ेगा कुछ। वो करना ही, जब करना ही पड़ेगा, चल उठो, चलो गाओ,
अभी और ऊपर से बाहुबली लोग। हाँ, बाहुबली मतलब भयंकर बाहुबली। अच्छा। हाँ, बातों बातों में मर्डर करने वाले लोग हैं। ओ, तो हाँ, तो वो जब मेरे को 2 बार 3 बार धमकाया, फिर मैं चला गया स्टेज पे। और क्या करूं, माइक लेके मैं कांपते कांपते मैंने गाना गाया। और वो गाना था दुनिया में लोगों को, अपना देश वाला गाना। दुनिया अपना में देश में है, दुनिया में सुना ही सर। लोगों को। अभी समझ लीजिए ये 22,000 क्राउड है। वही डड्डू आडे बर्मन का हाँ, ही। वही। तो अपना देश का गाना गाया, तो पब्लिक ने इतना तालियां बजाए। और मैं तो डर डर के एक बार एक को नहीं जा रहा हूँ, एक बार वो को नहीं जा रहा हूँ, कांपते कांपते। वो लोग सोच रहे हैं कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। उनको लग रहा था कि मैं परफॉर्म। क्या आप हिल रहे तो आप डांस कर रहे फिर हैं। उसके बाद सेकंड सॉन्ग गाना पड़ा उनके रिक्वेस्ट पे। सेकंड सॉन्ग गाया, गाने के बाद जब पब्लिक ने इतना अप्लॉज दिया, सब कुछ दिया, इतने दादा आया, बोलता थैंक यू तुमने गा दिया, बहुत अच्छा। संभाल भी और लिया, artist टाइम भी artist आ गया। आ गए तब तक आपने टाइम पे स्टेज संभाल लिया आपने। हाँ, तो मैं स्टेज से निकल के तबले में बैठ गया जाके, मैं काम कर। रात को जब घर आया तब हमको गाड़ी में आते आते सारे म्यूजिशियन बोल रहे, तू तो यार गा सकते हैं, तू क्यों नहीं गाते, तू तो स्टेज पे कमाल कर दिया, पब्लिक देखा कैसा चिल्लाया, तू गा सकते हैं। तो मेरे मन में उस समय हुआ कि आई कैन सिंग। वो डिस्कवर होता है अंदर से। मेरे को ऐसा लगा कि मैं गा सकता हूँ यार, क्योंकि इतना क्राउड था, लोग तालियां बजा रहे, एक जन भी खराब नहीं बोल रहा, सब अच्छा बोल रहे। उस दिन मैं घर पे आया और डैडी ने मेरे को बहुत डांटा कि तुमने नाच नाच के क्यों गाया। नाच के क्यों कहा? मतलब मैं बोला अभी तक घूम रहे थे। समझ नहीं पा रहा हूँ कि नाचा कि मेरे कंफ्यूज मैं तो हाँ, तो वो लोग बोले अंकल सानू ने आज क्या नाच नाच के गाना गाया, 2 गाना गा के एकदम ऑडियंस को हिला दिया था। बोला तो बाबा ने मेरे को एक चाटा मारा, नाचना नहीं ना, गाने के साथ नाच की से। अभी वो लोग आप तो नर्वसनेस में इधर अपने हटाने के लिए नाच कर रहे हैं। बट हमारे म्यूजिशियंस जो है वो हमको बताया कि भाई कल से तेरा रिहर्सल शुरू होगा, कल से रिहर्सल करके हम लोग अच्छा, आपको ऐड कर दिया उसमें। फिर उसमें ऐड कर दिया, फिर उसमें ही मैं गाना शुरू कर दिया। फिर क्या बात, यही होती है। ये मैं इसको कहता हूँ डिस्कवरी ऑफ योर टैलेंट। आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा है। मैं इन सब स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ, आप कभी मिरर के सामने खड़े होकर देखिए कि मैं 100 के बीच में खड़ा रहूंगा तो देखूंगा कि नहीं देखूंगा। यू हैव टू डिस्कवर। आई डिस्कवर्ड व्हेन आई वांटेड टू बिकम इंजीनियर एंड आई डिड अ प्ले इन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज। आई कुड मेक आउट कि यार मैं चल सकता हूँ स्टेज पे, डायलॉग बोल सकता हूँ। मेरी जिंदगी का पहला डायलॉग था, अल्लाह के नाम पे 100 रुपए दे बाबा। ये एक भिखारी मीक मांग रहा है लाल किले के पास। हाँ, रियलाइज होता है यार, जैसे इनको रियलाइज हुआ कि यार मैं गा सकता हूँ यार, क्योंकि पहले आपने कभी कोशिश नहीं की। दिस इज हाउ यू शुड ऑल्सो डिस्कवर योरसेल्फ कि आपके अंदर एक्टिंग कॉमेडी का अच्छा है आपको, या आप विलन है या कोई है। चलिए लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि आप प्रोस्पेक्टिव सिंगर्स जो जिंदगी में आते हैं, आज तो खैर लाइन आपने 500 का नाम गिरा दिया, मैं डर गया हूँ, क्या सलाह देना चाहोगे उनको इस लाइन में? मैं खाली उतना ही बोलूंगा कि डेडिकेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है, पेशेंस धैर्य, वो भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। एंड जो काम करने जा रहा है उसमें 100% देना, उसके लिए जो करना चाहिए वो करना पड़ेगा। एंड आई थिंक के म्यूजिक को हल्के से अगर लेंगे कि हाँ यार अब मैं गा दूंगा, कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नो, कैजुअली नहीं, इसको कैजुअली नहीं। जब ये आपका प्रोफेशन बनने जा रहा है तो फिर यू हैव टू 100% डिवोटी बनना पड़ेगा उसके लिए कि भाई संगीत को हम साधना करेंगे। एंड उसका जो प्रॉपर ट्रेनिंग होता है वो आप थोड़ा बहुत ले लीजिएगा। एंड वॉइस आपका जो है, अगर अच्छा वॉइस हो तो ही आप कोशिश करना, बट अदरवाइज आप छोड़ देना। मतलब यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। हाँ, आप गाना, अगर आपका गला अच्छा नहीं है, हो रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि हम लता मंगेशकर बन जाएंगे। नो, डोंट ट्राई। तो आपका अगर गला अच्छा है, ऊपर वाले ने आपको अच्छा गला देके भेजा, और अच्छा गला कब पता चलेगा? नहीं, आपके आसपास वाले लोग बोलेगा आप अच्छा गाते हो। नो, जब आप ट्राई करोगे 2-4 लोगों के सामने जो अननोन लोग है, वो आपको बोलेगा कि भाई आप अच्छा गाते हो, तो आप विश्वास करना कि आप अच्छा गाते हो। तो आप उस समय कोशिश करना, उसके बढ़ाने का कोशिश करना। रियाज की आवश्यकता पड़ती है। मैं समझता हूं कि कॉमर्शियल सिंगिंग के लिए रियाज की आवश्यकता बहुत ज्यादा देर तक नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब क्लासिकल बनना हो तो रियाज चाहिए। हाँ, क्लासिकल बनना है तो आप दिन में 12 घंटा रियाज करो, 8 घंटा रियाज करो, क्लासिकल सिंगर बनना है। तो अगर कॉमर्शियल सिंगर बनना है तो यू हैव टू प्रैक्टिस मैक्सिमम हाफ एन आवर टू 1 आवर। यू कैन एक्सरसाइज
एक वोकल एक्सरसाइज होता है एंड आपका अंदर का जो इंस्ट्रूमेंट है, हाँ, लिप्स अंदर है, जो दांत play है, होगा, जबान है, जीभ जबान, हाँ, play जबान होता जो है, देती है, वर्ड बनाती उसका है। एक्सरसाइज है, वो सब वोकल हाँ है, मतलब there are so many vocal exercises. so many things are there. तो आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होने के लिए सब बहुत सारी चीजें हैं, वो करिए, साथ में वो करिए। थोड़ा सा सुर का प्रैक्टिस है यार, ये घंटा भर का प्रैक्टिस है, आप अगर वो करेंगे तो मेरे ख्याल में कमर्शियल सिंगिंग के लिए मतलब आप मानते हैं कि कमर्शियल सिंगिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल सिंगिंग? ऑफ कोर्स, बट कमर्शियल सिंगिंग के लिए आपको क्लासिकल बेस थोड़ा बहुत होना ही चाहिए, जब तक अगर जैसे आपने क्या सही कह दिया कि मालूम पड़ गया कि है अंदर, तो उसको आप डेवलप करो, उसको आप कल्टीवेट करो। सबसे मेरी भी आवाज मैंने कल्टीवेट की, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। सबसे बड़ी बात है, Cultivate आप करो। लोग एक्टर बनना चाहते हो तो यू मस्ट सी, आपको बहुत ज्यादा एक्टिंग देखना पड़ेगा, सब लोगों का एक्टिंग आपको देखना पड़ेगा। सीखने के लिए जैसे हम सिंगर है, हमको सुनना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा हम सुना, हम बचपन से हम एक ही काम किए, हम सुने, क्योंकि हम उस समय सिंगर नहीं थे, लेकिन जब पैदा हुए तब से बाबा जी डैडी को हारमोनियम बजा के गाते हुए सुना, तो ये सुना ना, सुन के ये तानसेन होने से पहले कानसेन होना बहुत जरूरी है। तानसेन के पहले कानसेन। हाँ, कानसेन क्या होना बात, बहुत जरूरी क्या है, बात। एंड एक्टिंग के लिए भी इनके लिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, कोई नहीं, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। सी, तब जाके आप अच्छा काम कर पाओ। काम तो सब कर जाते हैं, Yes, yes. लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना, ये हाई क्वालिटी बोल रहे हैं। क्वालिटी करने के लिए हालांकि इन्होंने क्वांटिटी भी बहुत दिया। आप देखिए, इनकी एक तारीफ मैं क्यों करना चाहूंगा एंड में, कि कई लोग कहते हैं कि जैसे अभी माफ करना, ये किसी एक्टर के बारे में यही बोला जा रहा है, साल में 15 फिल्में मत करिए साहब। दिलीप साहब 2 फिल्म करते थे। ये भी एक सलाह होती है, या ये भी सलाह एक आज के बड़े एक्टर को दी जा रही है। मैं भी बिलीव करता हूं कि क्वालिटी तब आती है जब आप कम काम करते हो, टाइम देते हो, तवज्जो देते हो, आप फटाफट। तो ये भी ये ठीक बोला कि आप रिया कानसेन भी बनिए, सुनिए गाने और काम कीजिए। चलिए, हम अपने हमारे यहाँ पर एक परंपरा है कुमार जी, हम क्या परंपरा? जाने वाले गेस्ट को खाली हाथ नहीं भेजते, तो हम आपको एक छोटी सी भेंट देना चाहेंगे। nice. ये हमारा मग है, अच्छा, और मुझे मालूम है कि आप इसमें सिर्फ चाय और कॉफी पिएंगे और कुछ नहीं पिएंगे। ये तो सजा के रख दूंगा, इसे जाके रख दीजिए। और ये हमारी तरफ से एक आज की नीड है, आज की वेरी गुड। एक पेड़ हर एक लगाओ, शक्तिमान का गाना था, एक पेड़ हर एक लगाओ, एक पेड़। आज सब जगह पे आप लोगों को लगाने चाहिए पौधे अपने घर। मेरे खुद के खिड़की पर 19 गमले हैं, रोज सुबह उठ के पानी देता हूँ। सर हमारी तरफ से ये आपको भेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अब इस प्रोग्राम को, इस इंटरव्यू को यही विराम देना चाहूंगा, और मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो सोचा था और जो मैंने भी सोचा था, मेरे लिए भी ये इंटरव्यू एक तरह का रेवलेशंस है, क्योंकि मैं इनको जानता जरूर हूं पर पहचानता नहीं था। जानना अलग होता है, पहचानना अलग होता है। इनके साथ बैठकर मुझे काफी बातें क्लियर करनी थी कि कैसे गा लिया आपने जी। और मैं इनसे पूछूंगा कि अभी तक इतना बोल दिया इन्होंने, कुछ और इनके मन में अगर रह गया हो तो बोल दीजिए, क्योंकि ये सब सुनने को तैयार है। कुछ मन में और हो तो बोलिए। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, चाहे आर्टिस्ट कोई भी हो, सिंगर हो या कलाकार जैसे एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, हम आर्टिस्टों का एक सोशल लाइबिलिटीज होता है। हम सबको ये अनुरोध करूंगा, जैसे मुकेश जी ने इस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया, एंड मुकेश जी ने इस चीज को बरकरार रखा, जिन्होंने जिस तरह से इन्होंने इंटरव्यू किया। सब लोग, आप लोगों को ये जानना जरूरी है, मैं भी अपना कुछ सोशल एक्टिविटीज करता हूँ। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, मेरा 2 अनाथ बच्चे लोगों का स्कूल चलता है। रियली? यस, कुमार सानू विद्या निकेतन। क्या बात। एक कैलकाटा कैनिंग में है, सुंदरबन जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर है वहाँ पे, और एक दिल्ली में है द्वारका पे। कुमार सानू विद्या निकेतन। बम्बई में नहीं है? हाँ ना, मुंबई में नहीं। ओके। तो वहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, रिक्शा वाला, ठेले वाला, और यहाँ पे जो है जो खेत में काम करने वाले, उनके बच्चे वो खेत में ही काम करने के लिए पैदा हुआ ऐसा लगता है। तो मैं उन लोगों को अपने खर्चे से, आई डोंट हैव एनी एनजीओ, मैं अपने खर्चे से, मैं जो कमाता हूँ पैसा, उसमें से कुछ पैसा मैं उन लोगों के लिए खर्चा करता हूँ। बहुत जरूरी। कि बच्चा बचपन से लेके 5 क्लास तक मैं उसको पढ़ा देता हूँ, ताकि उसको ये विचार करने का क्षमता उसके मन में डाल देता हूं कि भाई मैं तलवार उठाऊं या कलम उठाऊं। मैं ये समझता हूं कि सारे कलाकार, सेलिब्रिटीज जो होते हैं, उनका एक सोशल लाइबिलिटीज होता है। कृपया करके वो लोग उस चीज को पालन करें, जितना सा हो सके। मेरा ये चीज आप लोग जानते नहीं थे, हम बोलने के लिए नहीं करते,
ये हमारे मन की एक तसल्ली होता है। करना चाहिए, आप बोलना चाहते हैं, करना बिल्कुल करना चाहिए, ये हर एक को करना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो। आप बड़े हैं तो बड़े पैमाने पे करिए, छोटा है तो छोटे पैमाने पे। सर इस पर मैं एक दो लाइन बोल जाऊंगा। सर आपने जो कहा है मैं इसको मानता हूँ, ये मेरे भी मन के, मैंने भी मुकेश खन्ना फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोला है, वाह क्या और वहां मैं ये गरीब के बच्चे, अभी रिसेंटली मैंने स्कूलों में कापियां बांटी, 6000 नोटबुक्स विद पेंसिल बॉक्स। मैंने आपको क्यों पूछा, हाँ, मैंने आपको इसलिए पूछा कि आपका स्कूल मुंबई में है, मैं बहुत अब मालूम पड़ा कि नहीं है, तो मैं आपका स्कूल में अभी पहुंचने वाला था मैं। बहुत अच्छा होता था। तो ये मैंने करना चाहिए, हर इंसान को अपने से छोटे से कितने भी, मैं मेरा एक मन में ये बात है कि जो मदद होती है वो धन से नहीं होती, सच्चे मन से होती है। Yes. ये हमारा है कि हमको उसका तसल्ली के लिए अपने करना चाहिए, अपने से छोटे तबके को मदद करो, सरकार कुछ नहीं करने वाली, सब करेंगे तो आप जैसे लोग करेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इनको ये बारे में ये कहना चाहता हूँ, इसको यही खत्म करते हैं। और इन्होंने बहुत कुछ बताया हमको, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और काफी ज्ञान मिला। तो अगले हफ्ते अब किस महानुभाव को मैं लेकर आऊंगा, आप वेट कीजिए। वो भी इनकी तरह इनकी फील्ड का होगा या कोई फील्ड का होगा मुझे भी नहीं मालूम, बट इंतजार कीजिए। मुकेश खन्ना शो हमने फिर से शुरू किया आफ्टर गैप। वेट फॉर द नेक्स्ट गेस्ट एंड एंजॉय।